बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दिन आपका जो है, आपने दिन का आगाज़ जो है वो बड़ा ही अच्छा सा किया होगा, नाश्ता अच्छा किया होगा, क्योंकि नाश्ता हमजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाश्ते के बगैर हम लोग अक्सर होता है कि हम लोग नाश्ते के बगैर घरों से निकल आते हैं। तो घर वाले कह रहे होते हैं, अक्सर माएँ सुनने में आते हैं, कहती हैं कि अगर घर से भूखे जाओगे तो आगे भी भूखे ही रहोगे, कुछ बाहर से भी खाने को नहीं मिलेगा। और वैसे इसे एक्सपीरियंस भी मैंने बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। फिर हम दोपहर का खाना जो है वो बहुत ज़्यादा ठोंस लेते हैं, क्योंकि हमने सुबह कुछ खाया नहीं होता और हमारा दिल भी नहीं लग रहा होता। 10-11 बजे के बाद सर भी दर्द हल्का हल्का करना शुरू कर देता है और काम में दिल भी नहीं लग रहा होता। अच्छा खैर, दिख रहा है ये तो मामला है ही, लेकिन हमें खाने में कुछ एहतियातें बरतनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो लोग जिनकी फैमिली में दिल के अमराज हैं, जिन्होंने देखा कि मौरूसी तौर पर ऐसा आ रहा है कि आपके पेरेंट्स के अंदर, दादा दादी के अंदर, नाना नानी के अंदर कोई हार्ट प्रॉब्लम्स थे, तो आपने एक चीज़ की एहतियात ज़रूरी तौर पर करनी है। वो ये है कि हार्वर्ड में ये रिसर्च हुई है कि नमक का इस्तेमाल खाने के अंदर कम कर दें। नमक का इस्तेमाल आप कम कर रहे होंगे तो आपको ये चांसेस हैं कि जो मतलब कि आपके दिल के अमराज है उसमें मुब्तला होने के इम्कानात कम हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि उसके साथ एक केला भी लाजमी तौर पर आपने रोज़ाना खाना है। जिनकी फैमिली के अंदर कोई हार्ट प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जी कि आपको कोई तकलीफ़ हो तो उसके बाद आपने ये काम शुरू करना है। वो ये कह रहे हैं स्टडी के अंदर कि एहतियात आपने बरतनी है और बचपन से फिर ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को ऐसा खाना खिलाएं अगर उनको पता है कि फैमिली के अंदर ऐसा कोई मसला था, नमक कम हो और एक केला रोज़ाना। अच्छा हमजा, मैंने वैसे देखा है अक्सर जो है ना, हम लोगों के घरों में रूटीन होती है कि नमक मतलब होता है अलग, कम थोड़ा सा डाल देना खाने में कि भाई थोड़ा मसला ना हो जाए या बीपी वगैरह हाई ना हो जाए किसी का। उस वजह से एहतियातन नमक थोड़ा कम ही रखा होता है, हाथ खोला करके डालता है। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो ऊपर डाल के खा रहे होते हैं, चिड़क चिड़क के खा रहे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उसको टेबल सॉल्ट को हम अगर वैसे डाल के इस्तेमाल करें तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अभी आप देखें ना कि आप लोगों का सर्दियों का जो सबसे पसंदीदा फल है वो आने वाला है और उसके साथ आप नमक का इस्तेमाल कितना ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल आप ठीक पहुंच रहे हैं, मैं केनों की बात कर रहा हूँ। आप क्या करते हैं कि जी कि उसका और मज़ा ही नहीं आता ना भाई, नमक के बगैर तो उसका मज़ा ही नहीं आएगा। फिर हम जूस पी रहे होते हैं तो जूस के अंदर भी हम नमक बहुत जो है डाल रहे होते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने एक तरफ से, जैसे जिन लोगों को जो डायबिटिक हैं लोग, वो ये कहते हैं कि मैं जो है चाय में चीनी नहीं लेता हूँ, वैसे मैं बर्फ़ी भी खा लेता हूँ, बाकी हर चीज़, लेकिन सिर्फ एहतियात मैं क्या करता हूँ, चाय में चीनी नहीं लेता। कोई लोग तो ये भी कहते हैं सिर्फ थोड़ी सी डाल दो कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़ी सी जो है ना कोई बात नहीं, ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो इन चीज़ों से परहेज़ किया करें। अगर डॉक्टर ने परहेज़ करने को कहा है तो इसका मतलब है अपने परहेज़ करना है, उन चीज़ों को अवॉइड कर देना, उनको अपनी लिस्ट से निकाल देना है। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर लें ये चीज़ों को। और ये बीमारी से पहले अगर हम कुछ कोशिशें कर रहे हो अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लें तो ये बहुत अच्छी बात है। वॉक तो हमने करनी है और एक्सरसाइज तो हमने या वर्कआउट तो हमने करना ही करना है। हम कोशिश करते हैं कि ऐसी आपके साथ रिसर्च को ज़रूर शेयर करें जिससे आपकी ज़िंदगी पर कोई बेहतर असरात मुरतब हों, सेहत अच्छी रहे और मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं हमारी छोटी छोटी कोताहियों और गलतियों की वजह से हमें लग जाती हैं, वो हमें खुदा न खास्ता ना लग रही हों। एक चीज़ जो कुछ अरसे से लाहौर के रहने वाले ख़ास तौर पर और पंजाब के रहने वाले जो हैं आम तौर पर ये महसूस कर रहे हैं और स्मोग हम उसको करार दे रहे हैं। पहले तो हम आज से 4-5 साल पहले हम थोड़े से खुश हुए थे कि यार इतनी जल्दी जो है फॉग आ गई, मतलब धुंध पड़ना शुरू हो गई है, लेकिन फिर हमें पता लगा कि नहीं, ये तो स्मोग है और ये ख़तरनाक है आपके लिए। और ख़ास तौर पर हमजा का देखा जाए तो उस टाइम तो हम लोग वाकई में बहुत खुश हुए थे कि ये पता नहीं फॉग इतनी जल्दी आने लगी है, लेकिन वो फॉग नहीं थी, वो स्मोक थी। और स्मोक जो है वो दरअसल में आलूदगी और जितनी भी मतलब हम देखें पोल्यूशन वगैरह जो होती है इसकी वजह से ही होती है। और लाहौर की अगर बात करें तो स्मोक में कमी के लिए एंटी स्मोक स्क्वाड अब कायम कर दिया गया और स्क्वाड सनतों का मुआयना करेगा और सनती यूनिट्स को जुर्माना या सील भी कर सकेगा। हाँ जी, आफत करार दे दिया जी पंजाब हुकूमत ने स्मोक को। और देर आयत दुरुस्त आयत, एंटी स्मोक स्क्वाड में 5 टीमें जो हैं वो शामिल होंगी, काम कर रही होंगी। हर टीम 5 अफराद पर ही मुश्तमिल होगी और टीमों की सरबराही महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के अफसरान करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। और टीम में पुलिस, वासा, लेस्को और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नुमाइंदे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब वज़ीर माहौलियात पंजाब मोहम्मद रिजवान ने स्मोक को आलूदगी करार दे दिया। उनका कहना है कि तनकीद करने वाले सुन लें कि गुज़श्ता 2 साल स्मोक नहीं थी। गुज़श्ता 2 साल 1 सेकंड में स्मोक ना होने की वजह क्या था कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन किया हुआ। अच्छा, आपको याद है इकरा कि जब लॉकडाउन लगा था उस दौरान हम लोग तो खैर आ रहे थे ऑफिस और लोग नहीं जा रहे थे और आपको पता है कि रेंजर्स मौजूद थी और लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। बिल्कुल वबा पे काबू पाने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन, कर्फ्यू का समा था। उस वक्त
लाहौर शहर के अंदर आपको सितारे नजर आना शुरू हो Exactly, गए उस थे, time आप हमें कहते थे नजर तारे आते थे, नजर आ हाँ, रहे तारे हैं नजर और आ रहे हैं। इतना अच्छा जो है Clear आपका sky था। फजाई माहौल हो चुका था कि बिल्कुल। आपको बेहतर लग रहा था। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। देखिए जैसे 40% से जायद तो पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हमारी ट्रांसपोर्ट की वजह से है कि हमारी गाड़ियाँ बेहतर नहीं है, हमारे बाइक्स बेहतर नहीं है और वो आलूदगी धुआं छोड़ती जो धुआं गाड़ियाँ हैं, छोड़ती बाइक्स वगैरह। गाड़ियाँ वो आलूदगी का सबब बन रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है हमजा। और सूबाई वजीर जो हैं वो मजीद ये भी कहते हैं कि अभी 23% आलूदगी जो है वो फसलों और 43% फैक्ट्रीज की वजह से है, जबकि तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि स्मोक को कोई भी नाम दे लें, किसी भी नाम से पुकार लें, हमें इस पर काबू पाना है, कंट्रोल करना है बस। बिल्कुल, अब लोग शिकायत कर रहे हैं, आंखों में चुभन हो रही है लोगों को और हम भी फील कर रहे हैं। कल तो बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब थे, आपको बाहर निकलते ही फील हो रहा था कि सांस जैसे है ना वो आपको ठीक तरीके से नहीं आ रहा है। हम बात करेंगे सारी मामले के ऊपर कि इसका है। माहिर माहौलियात मरीम शब्बीर हमारे साथ मौजूद है। मरीम शब्बीर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये हालिया स्मोक की वजूहात आपको क्या समझ आ रही हैं और इसको आफत करार दिया है पंजाब हुकूमत ने, आप क्या समझती हैं कि आफत करार देने के बाद हमें क्या कुछ करना होगा? जी शुक्रिया। वजूहात तो वही हैं ज़्यादातर जो आपने मेंशन भी किए हैं अभी स्टार्ट में। सबसे पहले तो आपको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर होता है जो स्मॉग में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ऑफ कोर्स इंजन क्वालिटी ठीक नहीं होती। आपके जो इवन के जो नई गाड़ियाँ या नई आपके रिक्शास भी इंडस्ट्री बना के बाहर निकाल रही होती है, वो भी जो है वो आपका धुआं ख़तरनाक छोड़ रहे होते हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। उसके अलावा सेकंड मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो आपकी सनतें होती हैं जो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंप्लायंस नहीं फॉलो कर रही होती है, यानी क्यूज़ फॉलो नहीं कर रही होती नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो वो भी आपके उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आता है जिसमें किसान जो है वो काश्तकारी के बाद जो है वो स्टबल बर्निंग करते हैं, जो फुजला बाकी उनका रह जाता है। और उसके बाद जो है वो आपके ब्रिक किल्न्स होती हैं, और जिसके बारे में बात नहीं की जाती है वो है आपका कूड़ा। आप देखें कि हर घर से कितना ज़्यादा कूड़ा जनरेट होता है और उसको खुले में आग लगा दी जाती है। जब आग लगाते हैं तो उसके हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हवा में जाते हैं, वो भी आपका स्मॉग का बायस बनते हैं। तो ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऐसे हैं जो एग्रीवेट करते हैं ऐसी सिचुएशन को। फिर क्रॉस बाउंड्री हम जो है वो पंजाब, इंडियन पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ पे लाहौर के बाद जो है वो दिल्ली जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड है। तो वहाँ पे भी पंजाब भी चूँकि इंडियन पंजाबी एग्रीकल्चर एरिया है, वहाँ पे भी जब वो स्टबल बर्निंग किसान करते हैं तो वो भी विंड डायरेक्शन की वजह से जब हमारी तरफ आता है तो उसकी वजह से भी हमें स्मॉग एग्रीवेट होती नज़र आती है। ठीक है। अच्छा मरीम साहब, जिस तरह से एंटी स्मोक स्क्वाड बनाया गया है, आपके ख्याल में इस स्क्वाड को किन मामलात पर ज़्यादा फोकस करना होगा जिससे कि हम स्मोक को कम कर सकें और आने वाले चंद अरसों में भी हम इसके ऊपर कंट्रोल कर सकें? जी मसला ये है कि स्मॉग एक ऐसा इशू है, जैसे कि वजूहात मैंने आपको बताई कि ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। अब जो ये एंटी स्मॉग स्क्वाड बनाए गए हैं ये पाँच हज़ार, ये सिर्फ 30 दिन के लिए मॉनिटरिंग करेंगे और इसकी डिटेल में यही आया है कि ये सनतों को चेक कर रहे होंगे, गाड़ियों को चेक कर रहे होंगे, उन पर फाइन्स इम्पोज कर रहे होंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि व्हाट अबाउट आफ्टर 30 डेज? आपकी उसके बाद एयर पोल्यूशन का इशू सेटल तो नहीं हो जाएगा, अगले साल फिर से आ जाएगा। तो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत है जिसमें पूरा साल आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट होते हैं वो मॉनिटरिंग करें, उन पर फाइन इम्पोज करें, और अगर कोई सनतें वायलेट कर रही हैं तो उनको जो पॉलिटिकल बैरियर्स आते हैं कुछ, यानी कि बहुत असर सूख वाले सनतकार होते हैं, उनको वो इंडस्ट्रीज बंद नहीं करने देते हैं। इस तरह के चैलेंजेस भी आते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करे और ये इस तरह के आलूदगी को कम हो सके। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन इंप्रूव करने के लिए जो है वो काम करने की ज़रूरत है, फ्यूल क्वालिटी पर काम करने की ज़रूरत है। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ऑरेंज और मेट्रो बस है, इस तरह के मज़ीद मनसूबे लाने की ज़रूरत है। लेकिन मज़ीद मनसूबे की मुराद ये नहीं है कि नई सड़कें बनानी शुरू कर दें, बेल्ट और दरख्त काटने शुरू कर दें। जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उनके ऊपर भी ये बसेस चल सकती हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जो पोल्यूशन में कम कंट्रीब्यूट करें। तो ये लॉन्ग टर्म जो आपके सोल्यूशन होते हैं वो, और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जैसा कि मैंने आपको बताया ये बहुत बड़ा पूरे पाकिस्तान में इशू है। ठीक है मरीम साहब, हमें कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से बताएं, खासतौर पर हम इंडस्ट्रियल एमिशंस का जिक्र करें तो उसको कैसे मॉनिटर किया जा सकता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से?
जी, मॉनिटरिंग की अगर आप बात करें तो हमारे यहाँ ज़रा सा डेटा का इशू है जब एयर पोल्यूशन की बात आती है। जो कुछ जो प्राइवेट डेटा प्रोवाइडर्स हैं वो डेली बेसिस पे ट्वीट्स कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे उनकी वेबसाइट पे डेटा आ रहा होता है, और अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो हमें कोई डेटा एयर पोल्यूशन पे देखने को नहीं मिलता है। खासतौर पर पंजाब का तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो इस्लामाबाद में है फेडरल लेवल पे, वो तो वीकली बेसिस पे कभी कभार उनका जब दिल करता है तो डेटा प्रोवाइड कर देते हैं पब्लिक को, जो कि ये पब्लिक का राइट भी है। आप एक तरफ तो देखें कि हमारे यहाँ ये सूरत हाल है स्मॉग की, तो इंडिया में अगर आप नेबरिंग कंट्री से थोड़ा सा देखें तो उनके इन्वायरमेंट मिनिस्टर खुद बैठे ट्वीट कर रहे हैं कि आज स्मॉग की सुबह ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है, शाम को ये है, दोपहर को ये है, और वो अब बच्चों के स्कूल शट डाउन कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो मॉनिटरिंग के लिए हमें डेटा की ज़रूरत है, इक्विपमेंट की ज़रूरत है, और हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने कुछ अर्सा पहले अनाउंस किया था कि वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जिसमें जो है वो मॉनिटर्स इंस्टॉल किए जाएंगी और डेली अपडेट्स आएंगी। लेकिन बहुत महीने गुजर गए, इस पर हमें कोई अपडेट नहीं मिली है, ना ही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की तरफ से डेटा हमें आता है। तो जहाँ तक आपने टेक्नोलॉजी की बात की सनतों में, तो मुख्तलिफ सनतों की ऑफकोर्स उनके पोल्यूटेंट के अकॉर्डिंगली और साइज़, इंडस्ट्री की साइज़ के अकॉर्डिंगली डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, लेकिन बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ भी हैं। एज सिंपल एज दैट कि अगर आप मिसाल दें कि स्टोन क्रशिंग यूनिट में आप सिर्फ वेट स्क्रबर्स यूज़ करें तो आपकी एमिशंस काफ़ी कंट्रोल हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत स्मार्ट, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई हुई है, लेकिन ज़रूरत यह है कि गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज़ को टाइम दे और उनको बताए कि आपने किस तरह से जो है वो करना है, अपना प्लान बताना है, मिशन प्लान बताना है, और उनको एक डेडलाइन दे, और वो प्लान जब आपको बता दें तो उसके बाद उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन स्टार्ट करना शुरू कर दें। नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तो हैं, लेकिन इंडस्ट्री से प्लान मांगने की ज़रूरत है, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान भी और एयर एमिशंस पे भी। इसी तरह से इस मसले को हल किया जाएगा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे, शॉर्ट टर्म इसका सोल्यूशन नहीं है। एग्जैक्टली इसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो भी नहीं सकता है। अच्छा मरीम साहबा, ये बताइएगा, अगर खुदा न खास्ता इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पाती गवर्नमेंट भी अभी, तो ये फ्यूचर में सूरत हाल कितनी ख़राब होगी, सेहत पे कितना ज़्यादा नुकसान पड़ रहा होगा लोगों की? जी, ऐसा है कि जो आपकी एयर पोल्यूशन होती है, जो आपकी बैड एयर क्वालिटी होती है, वो आपकी बहुत ज़्यादा एमिशंस में जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है। ऑफ कोर्स तो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही होती है, जैसा कि आपने बताया भी था कि आपके आंखों में इरिटेशन, स्किन की इरिटेशन, इस तरह के आपके इश्यूज होते हैं। लेकिन इसके अलावा चूंकि आप सांस ख़राब हवा में लेते हैं तो आपके फेफड़े मुतासिर हो रहे होते हैं, और अगर आपका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है, जैसे कि लाहौरियों का होता है, कराची के लोगों का होता है, फैसलाबाद के लोगों का होता है, और भी बहुत सारे शहरों में ये इशू है, वहाँ पे होता है, तो आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी कम हो जाती है। 5 साल का डिफरेंस आपकी आ जाता है। ख़ासतौर पे इन्फेंट्स जो आपके पैदा होते हैं उनमें एलर्जीज और इस तरह के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका सर्वाइवल मुश्किल होता है। इसके अलावा कोविड के जो पेशेंट्स होते हैं उनको पहले से ही सांस में मसला होता है, और मज़ीद से एयर क्वालिटी अगर आपकी ख़राब हो तो मज़ीद जो है वो उसमें इशूज़ आपको उनके हेल्थ इशूज़ है। मरीम शबीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, ये वाकई एक संजीदा मसला है, इसको आफत करार दिया है, टीम्स भी बनाई गई हैं। उसके बाद हम ये उम्मीद ही करते हैं कि इस सूरत हाल कुछ बेहतर होगी, लेकिन ये सूरत हाल इतनी जल्दी बेहतर, रातों रात बेहतर नहीं हो सकती है। इसके लिए लॉन्ग टर्म हमें पॉलिसी बनानी होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि एक अरसे बाद, मतलब एक अरसा लगा है, इतने अरसे से ये चीज़ें चल रही थी, जो कि हमारे सामने रिजल्ट फिर ये आया स्मोक की सूरत में। तो इन चीज़ों को अब अगर कंट्रोल करना है तो उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसके लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे जी। पाकिस्तान में अब शायद ही कोई ऐसा शोबा हो जिसमें ख़वातीन काम नहीं कर रही हैं और अपनी सलाहियतों का लोहा नहीं मनवा रही हैं, मगर अभी भी अगर हम लेबर फोर्स में शमूलियत की बात करें ख़वातीन की, तो वो बढ़ नहीं रही है, बल्कि कुछ हमें डेटा ऐसा मौसूल हो रहा है कि वो कम होना शुरू हो गया। बिल्कुल। अच्छा, अगर मुल्क में लेबर फोर्स की बात करें तो ख़वातीन की शिरकत 2016 में 23.8% थी, जो कि 2020 में 22.2% थी। यानी शहरी इलाकों में लेबर फोर्स में ख़वातीन की शिरकत कम है, और लेकिन देही इलाकों की बात करें तो वहाँ ज़रूरी शोबे में इसमें इजाफा हुआ है। हाँ जी, और हम वेजिस की बात करें तो वो फिर कम मिलती हैं वहाँ पर, और वैसे भी ख़वातीन देही इलाकों में ज़्यादातर गैर रस्मी ज़रूरी काम कर रही होती हैं, जिसमें लेबर कवानीन का तो इतलाक हो ही नहीं रहा होता, और ज़राअत में ख़वातीन का बहुत सा काम बिला मुआवजा भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही। जबकि अगर ज़्यादातर ख़वातीन की बात करें जो कि शहरी इलाकों में काम करती हैं, वो घरेलू मुलाजमा है, जहाँ उन्हें मजदूरी का तहफ़्फ़ुज़ और समाजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल ही नहीं है, और वो अक्सर इस्तेसाली हालात में काम भी करती हैं। रस्मी शुबे में अगर हम देखें तो मुलाजमत करने वाली कुल ख़वातीन में से सिर्फ
निस्फ% ही मैनेजर के मतलब सीट पर आती हैं। हाँ ऐसे ही है, मैनेजरियल पोस्ट बड़ी कम मिल रही होती है। 92% के करीब ख़वातीन जो पेशा वाराना मुलाजमत में काम कर रही हैं वो असातिज़ा हैं, और बतौर असातिज़ा कम अज़ कम उजरत 20,000 रुपये से भी कम कमा रही हैं। और लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक सनती शोबे में ख़वातीन की उजरत मर्द कारकुनों के मुकाबले में 20 से 50% तक कम भी है। बिल्कुल, हाँ हमजा इस पर बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बानी वुमेन वॉइस शाद बेगम साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन अगर हम देखें ख़वातीन की देही इलाकों की बात कर लें तो देही इलाकों में वहाँ पर काम कर रही होती है, वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, उसकी परसेंटेज भी में इजाफा हुआ है, लेकिन वहाँ पे उनको उस तरह से उजरत ही नहीं मिल रही। और शहरों में भी क्या करें कि कम ख़वातीन जो वो काम कर रही हैं, लेकिन वहाँ पर उजरत के हवाले से बात करें तो वो भी कम है मर्दों के मुकाबले में। ठीक है, शाद बेगम साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाद बेगम साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। दुनिया भर में वर्क फोर्स में ख़वातीन की नुमाइंदगी हम देखें तो उसमें हमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि पाकिस्तान में जो ट्रेंड है ये कुछ उल्टा। इंतज़ामी ओहदों की बात कर लीजिए, ख़वातीन की तादाद में कमी देखने में आ रही है, और कोविड की वजह से ज़्यादा जो मुतासिर हुई हैं वो ख़वातीन ही हुई हैं। आपके ख्याल में क्या फैक्टर्स हैं जो कार फरमाएँ इसके पीछे? थैंक यू सो मच। बिल्कुल काफ़ी तशवीश की बात है कि जहाँ पर पूरी दुनिया में इस वक्त जो लेबर फोर्स में जो जेंडर गैप है वो कम हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान अभी भी उन मुल्कों में शामिल है कि जहाँ पे जेंडर गैप लेबर फोर्स में बहुत ज़्यादा है। इसके तो अगर आप देखें कोविड से पहले जो सूरत हाल थी वो भी काफ़ी गैर तसल्ली थी। इसके वेरियस रीजंस हैं। पहले तो हमारे यहाँ एजुकेशन का जो रेशो है अगर आप देखें ख़वातीन में बहुत कम है। उसके बाद जो टेक्निकल स्किल्स हैं, मार्केट तक एक्सेस है, ये सारी चीज़ें जो है। दूसरा ये है कि जो सेफ्टी है या जो फैसिलिटीज़ हैं ख़वातीन के लिए टाइमिंग्स के हवाले से, इवन कम मुआवजा जो है, ये सारी चीज़ें कुल मिला के ख़वातीन का जो लेबर फोर्स है उसमें कमी का बास बनती है। अच्छा शाद बेगम, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल ख़वातीन को किन किन मसाइल का सामना होता है जिसके बाइस ख़वातीन जो है वो अमली मैदान में आने से गुरेज करती हैं? इसके वेरियस रीजंस हैं। कुछ तो हमारे कल्चरल इश्यूज है, बैरियर्स हैं। दूसरा जो अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें, लाइक फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान में लॉज तो हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन शायद उस तरह से नहीं है कि वो ख़वातीन को इनकरेज करे कि वो किसी भी शोबे में आ सकती हैं, लेकिन वो उनको प्रोटेक्शन हासिल होगी, प्लस उनको मराद भी हासिल होंगी, उनको प्रमोशन भी मिलेगी, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। दूसरा ये कि अगर आप ये देखें ना कि हमारे यहाँ ये भी समझा जाता है कि अक्सर जिस तरह के डॉक्टर्स अच्छी खासी पाकिस्तान में तादाद मौजूद है कि जो शादी के बाद नहीं करती, वो ये समझती हैं कि वो घर पे बैठ के ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं ये प्रोफेशनल लेवल पे ख़वातीन को आगे आने में डीमोटिवेट करती हैं, डिस्करेज करती हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में से पॉलिसीज़ भी बहुत कम है कि जो ख़वातीन को इनकरेज करें कि वो आएँ और प्रोफेशनली अपने करियर जो है वो शुरू करें, उसको आगे फर्दर स्ट्रेंथन करें। ठीक है शाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे टॉलरेंस की, बर्दाश्त की। किसी भी मुआशरे की इमारत मोहब्बत, अखलाकियात और बर्दाश्त के सतूनों पर कायम होती है, और मुआशरे से रवादारी ख़त्म हो जाए तो फिर वो तबाही की जानिब गामज़न हो जाता है। हाँ जी, लोगों के रवैये देखकर लगता है कि हमारे मुआशरे से बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। और अगर लोगों के रवैयों पर क्वेश्चन उठा रहे होते हैं तो हम अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे होते कि हम में कितनी बर्दाश्त मौजूद है, हम कितना बर्दाश्त करते हैं दूसरों की बातों को। अच्छा, वैसे एक बड़ा हम अक्सर जिक्र भी करते हैं इकरा, बड़ी एक ना अजीब सी लॉजिक है या अजीब सी नफ्सियात है हमारी कि हमें अपने से ऊपर वाले पे जो है ना गुस्सा नहीं आ रहा होता, वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। हमें आपसे अपने से नीचे वाले से तो बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही होती है। वैसे ये रवैया हर तरफ ही है कि आप अपने से ऊपर वाले को तो कुछ नहीं कह रहे होते क्योंकि आप उससे कुछ कह नहीं सकते होते शायद, तो आपका जितना गुस्सा होता है, जितना गुबार होता है, हाँ वो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो अपना सारा गुस्सा और गुबार होता है फिर वो अपने से निचले वाले जो हैं उनके ऊपर हम लोग उतार रहे होते हैं। तो इसीलिए साल में एक दिन नहीं बल्कि पूरे 365 दिन हम देख रहे होते हैं कि इख्तलाफ राय की चीख पुकार जारी रह रही होती है। अच्छा, इख्तलाफ राय होना एक अच्छी बात है कि मतलब कि राय का इख्तलाफ, क्योंकि मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ आरा होती हैं, लेकिन उसमें हम इतने जज्बाती हो जाते हैं
कि हम लड़ाई तक पहुंच जाते हैं और एक दूसरे से बदतमीजी तक करने लग जाते हैं। और हमारा गुस्सा, जैसे हम बात कर रहे थे, बड़ा समझदार है, अपने से ताकतवर पर नहीं निकलता, अपने से कमज़ोर पर निकल रहा होता है। तो ये कोई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। आपने मतलब कि आप वहाँ पर बर्दाश्त करें कि जहाँ पर अगला बेचारा कमज़ोर है, हाँ, तो फिर बिल्कुल। वो हकीकी तौर पर बात फिर वो बर्दाश्त वाकई में करना होगा होगा कि भाई हाँ आपने बर्दाश्त किया है। वहाँ तो कंट्रोल था ना, अगर आप ऊपर अपनी ताकतवर पर नहीं कर सकते तो वो कंट्रोल की वजह से आपने भी अपने ऊपर कंट्रोल रखा, लेकिन जहाँ पर कंट्रोल करना आपका बंदा था वहाँ आपने नहीं किया। खैर, अदम बर्दाश्त जो है वो मुआशरे में मनफी रवैये को जन्म देती है, जिससे मज़ीद मसाइल पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बर्दाश्त का दिन ही इसलिए मनाया जा रहा है कि आगाही जो है ना इस चीज़ के हवाले से ताकि जी आप तहम्मुल से ज़िंदगी गुजारें, अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें। माहिरीन के मुताबिक अदम बर्दाश्त कौमी रवैये का आकाश होता है और तालीम याफ्ता और महज़िब अक़वाम के बारे में कहा जाता है कि वो दूसरों का नुक्ता नज़र समझने की सलाहियत रख रहे होते हैं। हमें यहाँ पर तो सवाल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। सवाल भी वो होना चाहिए कि जो हमारी मर्ज़ी का हो। अगर आप हमारी मर्ज़ी से हटकर सवाल करेंगे तो हमें वो सवाल पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे मुआशरे की अगर हम बात करें तो हमारे मुआशरे में बढ़ते हुए मसाइल बर्दाश्त और रवादारी का जो मादा है वो ख़त्म कर दिया। और यही वजह है कि ज़रा सी बात पर हम लोग आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। और ट्रैफिक अगर हम सिग्नल की बात करें तो वहाँ पर देखते हैं तो तू मैं हो रही होती है। बैंक्स में देख लें, अवामी मकामात पर कतार लगी होगी, वहाँ पर लंबी लाइनें होंगी, हम लाइन में इतनी खड़े होंगे, हम वहाँ पर भी हम लोगों को परेशानी होगी कि हम भाई पहले चले, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी दूसरा बारी ये सियासी नज़रियात हैं और उसकी वजह से भी बर्दाश्त का रवैया जो है ना वो हमें देखने की ज़रूरत है। ना जानते ना कभी अपने लीडर से मुलाकात होनी है जी, लेकिन हम आपस में लड़ाइयाँ दोस्तों के साथ कर रहे होते हैं। खैर, इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर साहब, पहले तो ये बर्दाश्त को ज़रा डिफ़ाइन कीजिएगा कि बर्दाश्त है किस चीज़ का नाम? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो आप अभी बातें कर रहे थे ना, मैं उसको बहुत गौर से सुन रहा था। आप जब एक खेत में बीज डालते हैं ना तो फिर कुछ अरसे के बाद उसके फल निकलते हैं जी। फौरी तौर पे उसका फल नहीं निकलता और अगर वो अच्छा बीज होगा तो उसका अच्छा फल होगा और बुरा बीज होगा तो बुरा फल होगा जी। तो हमने जो पिछले 25-30 साल के अंदर जो कुछ तरबियत अपने माहौल में अपने बच्चों की और आने वाली नस्लों की है, उसके नतीजे में हमारे पूरे मुआशरे के अंदर एक रवैया जन्म लिया है। अब जो कुछ हम फसल बो चुके हैं वो तो अब पूरी परवान चढ़ चुकी है। इसलिए उन लोगों को जो 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 40 साल के हैं और उससे भी थोड़े कम हैं, उनके रवैयों को चेंज करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ एक साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, पिछले 25, 30, 40 साल से हमने तरबियत के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी और अपने मुआशरे के अंदर वैल्यू सिस्टम को एक अपनी रवायात के साथ जुड़ा रखने के लिए कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके नतीजे में मुआशरे के तमाम तबकात के अंदर एक रवैया डेवलप हुआ है। वो आप घरों में देख लीजिए तो घरों में बर्दाश्त नहीं है जी। अब स्कूल में देख लें तो वहाँ नहीं है, सड़क पर देख लें तो वहाँ नहीं है, उससे ऊपर चले जाइए दफ्तरों में देख लीजिए और सबसे बेहतरीन देखना हो तो आजकल असेंबली का इजलास हो रहा है, सबसे बड़े हैं, आप जरा उनके इजलास को कभी लाइव यहाँ टेलीवाइज कीजिए और फिर आप देखिए कि आपको समझ में आएगा कि वो सारे जो हमारे लिए कानून बना रहे हैं और इस मुल्क को चला रहे हैं, उनके अंदर कितना बर्दाश्त है। आप टॉक शोज के ऊपर देख लीजिए, दो मुख्तलिफ पार्टीज के लोगों को बैठा लीजिए तो उसमें क्या। तो इसलिए ये तो बहुत अच्छा है कि अदम बर्दाश्त और बर्दाश्त का दिन मनाया जाता है, जिससे गुफ्तगू करने के लिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बातें सिर्फ बातों से लोगों के रवैये तब्दील नहीं होते। रवैयों के बनने की जो उम्र है वो तकरीबन 10-1 साल तक खत्म हो जाती है। जो बच्चा पैदा होगा उस पर आज मेहनत शुरू की जाएगी तो 10 साल। इसलिए मेरा तो आजकल पूरी मेहनत का मैदान ये है कि किसी तरीके से जितने पोटेंशियल पेरेंट्स हैं, जो बच्चियां कॉलेज स्कूल में पढ़ती हैं, जो लड़के कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, जो पोटेंशियल पेरेंट्स हैं, उनको ये बात सिखाई जाए कि जो आइंदा नस्ल आने वाली है इस दुनिया के अंदर, उसके किरदार की तश्कील कैसे की जाए। लिहाजा अगर आपके इस प्रोग्राम से हम कोई फायदा उठाना चाहते हैं तो वो ये फायदा ये नहीं है क्योंकि होगा कि एक 50 साल के बंदे को कहें कि भाई आइंदा जब तुम्हारे मोटरसाइकिल किसी और का मोटरसाइकिल निकले, तुमने निकल के गालियां नहीं बकनी और थप्पड़ नहीं मारना, बल्कि उसको गले लगा के पूछना है कि आपको कोई चोट तो नहीं लगी। वो ऐसा कभी करेगा आपके और मेरे कहने से। अलबत्ता जो 2 साल का बच्चा घर में बैठा है
और घर में जब वालिद साहब को खाना पसंद नहीं आया तो उन्होंने प्लेट उठा के परे नहीं फेंकी, और जब वो बुरा लगा तो उसने नौकरानी के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारा, वो बच्चा जो है वो टॉलरेंस सीखेगा। वो जब उसके इम्तिहान में नंबर नहीं आए तो उसकी अम्मी ने उसको थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि उसको ये कहा कि बेटा आप मेरे पास बैठिए, हम बैठ के जायजा ले कि कहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से नंबर नहीं आए, बनिस्बत ये कहा कि तुम फर्स्ट क्यों नहीं आए। तो इसलिए मैं तो यही गुजारिश करूंगा, हम अपनी एफर्ट को नैरो करें और कीप करें, और वो ये है कि हमारी आने वाली नस्लें हैं उनकी तरबियत करें। बिल्कुल ऐसी। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन हम देखते हैं कि एक अरसा मतलब अब गुजर गया है 30-35 साल का, जैसे आपने भी जिक्र किया है, हम इतने सालों से हमारे में बर्दाश्त नहीं है। इसकी कौन से अवामिल हैं कि हमने बर्दाश्त करना ही छोड़ दिया? हम लोगों को हमारे, अगर हम कह लें कि हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, माहौल है, उसमें ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी, इस वजह से हम लोगों ने बर्दाश्त करना छोड़ दी है? देखो बेटी, बात यह है कि अगर आप एक दीवार बना रहे हैं तो उसकी जो नीचे वाली ईंट है ना, उसको थोड़ा सा टेढ़ा रख दें, तो उसके बाद वो पूरी की पूरी दीवार टेढ़ी बनेगी, क्योंकि बुनियाद की ईंट जो है वो आपने टेढ़ी रखी हुई है। अब आप उस पूरे तो या तो दीवार को गिराएं, आप उसको कहीं से सहारा देकर उस दीवार को कैसे सीधा करेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको अर्ज किया है, हम लोगों के मिजाज को बनने में साल लगे हैं, डेकेड्स। तो अब तो ये नए सिरे से नई जो दीवार बनानी है उस पर मेहनत करने की जरूरत है। अलबत्ता दूसरा ये है कि शॉर्ट टर्म के तौर पर, जैसे आपने भी इशारतन ये कहा था कि गुस्सा जो है वो नीचे वाले निकलता है, जिम्मेदारी ये है जो सबसे बड़ा है, लिहाजा बर्दाश्त सबसे पहले जो टॉप के लोग हैं उन्हें नजर आनी चाहिए। तो लिहाजा जो वालिदैन रहे हैं वो अगर टॉलरेंट होंगे तो बच्चे टॉलरेंट होंगे, अगर दफ्तर का जो बॉस है वो टॉलरेंट होगा तो नीचे वाला टॉलरेंट होगा। इसी तरह हमारे जो सियासी लोग हैं उनकी भी बहुत जिम्मेदारी है कि भाई वो उनको लोग देख रहे होते हैं। तो मुआशरे में आप देखिए, बच्चे सीख रहे हैं ना इनटॉलरेंट होना, बच्चे सीख रहे हैं आगे से एग्रेसिव होना। तो आप टीवी देख लें, टीवी के ड्रामे देख लें, सड़कें देख लें, इदारे देख लें, जब हर शख्स इनटॉलरेंट होगा तो आप कैसे मासूम बच्चों से तवक्को रख सकेंगे कि उनके अंदर एक रवैया, खुदादाद रवैया खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। तो लिहाजा आपके सुनने वालों में से जो वालिदैन हैं वो अपने रवैये में टॉलरेंस पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें। और देखिए, आपने एक पूछा था कि बर्दाश्त जो है वो क्यों नहीं होती। हमारे अंदर एक जज्बा है जिसको हम ईगो कहते हैं। ईगो का मतलब ये होता है, ईगो एक पॉजिटिव लफ्ज है जिसको अगर आप उसको खुददारी कहें, अगर आप उसको कहें, अगर आपको अपने आप को पहचानने को खुद शनासी कहें, लेकिन असल में जिस ईगो का मैं जिक्र कर रहा हूं वो ये है कि अपने आप को वो समझना जो मैं नहीं हूं। एग्जैक्टली। मैं एक इदारे का सरबराह हूं और मैं कहूं मैं तो डायरेक्टर हूं इस इदारे का, जबकि जावेद इकबाल हूं। अब आपको वो समझना जो मैं नहीं हूं, ऐसा समझने से एक तबीयत के अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है, हमें डर होता है कि मेरी ये हैसियत चैलेंज ना हो जाए। लिहाजा फॉल्स ईगो असल में हमें अदम बर्दाश्त की कर जाती है। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर साहब, आपसे जो मेरा तारुफी मतलब वीडियो है जिसके ज़रिए आपसे मेरा तारुफ हुआ, वो ये है कि आपकी एक वीडियो थी, बड़ी मशहूर हुई और वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी। मैं कोई सैकड़ों दफ़ा उसको कोट भी कर चुका हूँ कि बर्दाश्त करने के हवाले से जो एक गलत कॉन्सेप्ट है हम सब के दरमियान कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, वो आपका बड़ा खूबसूरत जुमला था कि भाई बर्दाश्त तो गलत बात ही करनी होती है, कभी अच्छी बात भी होती है जो बर्दाश्त करनी होती है। इस नुक्ते पर ज़रूर रोशनी डालिएगा, क्योंकि इससे मेरी मैं जितनी इस्लाह अपनी कर सका मैंने की, लोगों को भी मैंने बताया, तो इससे मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों की इस्लाह हो सकती है, क्योंकि हम ब्लंट हो गए हैं और हम समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी खूबी है कि हम फौरी जवाब दे देते हैं आगे से। देखिए, दो तरह के रवैये हैं, एक रवैया है इंसाफ का रवैया और एक रवैया है रहम का रवैया और एहसान का रवैया। जो हमारा दीन और जो हमारी रवायात हैं वो एहसान और रहम के रवैये को प्रमोट करती हैं। इंसाफ तो ये है कि आप मेरे मुंह पे थप्पड़ मारें, मैं आपके मुंह पे थप्पड़ मारूं, आप मेरे से बुरी बात करें, मैं आपसे बुरी बात करूं, ये है इंसाफ। ठीक है ना, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले आंख। और एक रवैया है जो कि इससे बहुत बड़ा है, जो है एहसान का रवैया और जो है रहम का रवैया। तो हमें रहम का हुक्म है, एहसान का हुक्म है। जब इंसान साफ के चक्कर में पड़ जाता है ना अपनी तमाम चीजों के अंदर और हर चीज को ये कहता है कि मैं जो डिजर्व करता हूं मुझे मिलना चाहिए, तो फिर मुआशरे में इसी तरीके से नफ्सा नफ्सी का आलम हो जाता है। हर शख्स अपने ही हुकूक को बचाने के चक्रों में पड़ा रहता है और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करता।
तो ये जो बात आपने की ना, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, गलत बात को बर्दाश्त करना ही तो एहसान है। एहसान की डेफिनेशन ये है कि किसी के साथ, ऐसे शख्स के साथ अच्छाई की जाए जिसके अमल की बुनियाद पर वो अच्छाई को डिजर्व नहीं करता था, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ अच्छाई की जाए, इसका नाम एहसान है, इसका नाम एहसान है। और दूसरा मैं आपसे ये अर्ज करूं कि कुरान पाक में बड़ी जबरदस्त, बस तो कुरान की हर आयत ही, एक आयत सुनिए, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के अलावा और क्या हो सकता है। मैं इसकी तफसीर पढ़ रहा था तो मुझे उसका जबरदस्त उन्होंने बताया कि जब हम किसी और पर एहसान करते हैं, यानी एक ऐसे शख्स की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, बर्दाश्त करते हैं जो कि डिजर्व नहीं करता था अपने अमाल के दौरान, तो इसके बदले में उसका पैदा करने वाला खुदा आप पर एहसान करता है उस एहसान का बदला देने के लिए। बेशक। प्रोफेसर साहब, आपसे हमने कुछ टिप्स भी लेने हैं कि अगर अब हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, अब रातों रात तो हम बेहतर नहीं हो सकते हैं, आहिस्ता 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 कोशिश करेंगे। तो आप खास तौर पे पोटेंशियल पेरेंट्स की बात करें, जब अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखा है तो हमने भी तो आगे से लड़ना झगड़ना ही है, लेकिन हम दुरुस्ती करना चाहते हैं अपने मामलात की, तो अगर गुस्सा आ रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता आगाज़ कैसे करें कि अपनी तबीयत में कुछ जो है ठहराव आता जाए, कुछ बेहतरी आती जाए? देखिए, एक तो ये हमेशा याद रखिए कि जो रवैयों में तब्दीली है वो कभी भी रेवोल्यूशन नहीं होता, वो अपसाइड डाउन नहीं होता, वो हमेशा स्लो, यानी वो रेवोल्यूशन नहीं होता, स्लो एवोल्यूशन होता है। जैसे आप देखिए ना कि आपका बेटा है, तो आपने हर रोज उसको देखते हैं, तो 2 साल तक आपको लगता है कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन कोई मेहमान अगर 2 साल बाद आए, कहते माशाअल्लाह ये कितना बड़ा हो गया है, यानी उसके जो तब्दीली होती है वो स्लो। इसी तरह हमारे रवैये में जो तब्दीली होती है वो हमेशा स्लो एवोल्यूशन होती है। तो लिहाजा हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मुझ में क्या खराबियां हैं, और जो उनमें से सबसे आसान तब्दील करने वाली खराबी है ना, उसको हम चेंज करें। यानी अपने ऊपर इतनी पाबंदी लगाएं कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेच होकर, मैं आपको मिसाल देता हूँ, फर्ज करें हम कागज पे लिख दें कि मुझ में 10 बुरी आदतें हैं, उन 10 बुरी आदतों में से एक वो आदत जिसको छोड़ना सबसे ज्यादा आसान है, मसलन ये कि सुबह मैं टाइम पर नहीं उठता, तो अपने ऊपर ये पाबंदी लगा दें कि बाकी तो कोई बात नहीं, मगर मैं आइंदा सुबह टाइम पर ही उठूंगा। तो इसी तरीके से बिट बाय बिट थोड़ी थोड़ी अच्छी आदतों को तवातुर के साथ करना अगर शुरू कर दे। देखिए, हमारी नई पुरानी आदत हट के एडल्ट की नई आदत बनने का एक तरीका ये है कि हम मुसलसल उस अच्छी आदत को करते रहे। यानी मुझसे नहीं उठा जा रहा, फिर भी मैं सुबह उठता हूँ, अगर फिर मुझे तकलीफ है फिर भी मैं उठता हूँ, तो कुछ दिनों के बाद वो पुरानी आदत खत्म हो जाएगी और नई आदत शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इसके लिए जो अहम चीज है वो तो सेल्फ अवेयरनेस है। हम बैठकर पहले खुद अपना जायजा लें, पहले हम ये पता तो करें कि मेरे अंदर क्या बुरी आदत है, और फिर एक एक करके उसके ऊपर काम करना शुरू करें। और अपने आप को एक और मैं तरीका अपने लिए करता हूँ कि अपने आप के लिए कोई सजा तजवीज करें। फर्ज करें मैंने ये कहा कि मैं सुबह वॉक के लिए नहीं जा रहा, अगर मैं आइंदा वॉक पर नहीं गया तो उस दिन मैं 20 नफल पढ़ूंगा। ठीक। और अगर फर्ज करें मैं वॉक पर नहीं गया तो उस दिन मैं 500 रुपया सदका करूंगा। तो ऐसी सजा अपने लिए तजवीज करें कि जिसको सजा देने का भी आपको फायदा हो। तो अपने ऊपर इस तरह की पाबंदियां लगाइए। ये बहुत सारे तरीके हैं जो कि थेरेपिस्ट ने डिवाइस किए हैं आदतों को बदलने के लिए। तो हर बंदा भी कर देना इस तरह की बात कि आइंदा मैंने किसी के साथ कोई बदतमीजी की या मैं इनटॉलरेंट हुआ तो उस दिन मैं रात को 50 नफल पढ़ के सोऊंगा, वरना मैं नहीं सोऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। प्रोफेसर बहुत शुक्रिया आपका, सुबह पाकिस्तान से कर रहे थे, बड़ा अहम मौजू है और बड़े अहम टिप्स आपने दिए और बहुत ज़रूरत है। और पोटेंशियल पेरेंट्स का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वो बड़ा बात है, वो भी बहुत अच्छी है कि सजा भी ऐसी हो जिसका फायदा भी हो, जिसमें जजा ही हो। बिल्कुल, जिसमें जजा हो। और ऐसी सजा ही होनी चाहिए। लेकिन हम कोशिश करेंगे तो आहिस्ता 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 हम अपने रवैयों को, अपनी तबीयतों को तब्दील कर पाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा मुनफरिद सा एक हमने रिपोर्ट, मुनफरिद सी रिपोर्ट है, वो आपको दिखानी है। जदीद ज़राए आमदोरफ्त और वक्त की कमी के बायस तांगे की जो सवारी है ना, वो तो जी नापैद हो चुकी थी। अभी नहीं है मेरा ख्याल है, क्योंकि पेट्रोल की जो कीमतें जिस तरह से बढ़ रही है, तो जड़ावाला के जो रिहायशी कोचवान है उन्होंने अपने घोड़े की लगाम खींचकर तांगे की रिवायत को दोबारा से बहाल करने की कोशिश कर ली कि भैया पेट्रोल तो इतना महंगा हो रहा है, वो तो अफोर्ड कर नहीं सकते, चलो जी तांगा निकाल देते हैं। बचियाना से ये खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है राना रियासत अली ने, आपको वो दिखाते हैं।
सड़कों पर दौड़ते घोड़े के सुमो की आवाज कहीं मांद पड़ गई थी, मगर पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा कदीमी और सस्ती सवारी को दोबारा मंजरे आम पर ले आया है। जड़ावाला के नवाही गांव के रिहायशी कोचवान का कहना है कि तांगा घोड़ा ही पेट्रोल की भारी कीमतों से छुटकारे का वाह तरीका है। ਅਸੀਂ रक्षा बेच के ते टांगा घोड़ा लिया, सवारी उत्ते बहिंदी को नहीं गी, पेट्रोल महंगे की वजह तो करके सवारी नहीं बहिंदी भी तुसी किराया बहुता लेंदे ते हुण टांगा बना लिया हैगा। इत्ते 20 रुपये सवारी दिंदे ने ते आराम नाल खुश हो के बह जांदियां ते लै जाईदा ते लै आईदा जी। देहात की कच्ची पक्की सड़कों और लहलहाते खेतों के करीब से गुजरते हुए तांगे घोड़े का दिलकश मंजर दौरे कदीम की याद दिलाता है। जायद किरायों और महंगाई के सताए अवाम भी अब इस सस्ती सवारी को तरजीह दे रहे हैं। जो चिंची रक्शे हैं, पेट्रोल महंगा है, इनका किराया ज़्यादा है और अवाम जो है वो इतना किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम इस वक्त टांगे को ज़्यादा अहमियत देते हैं। सफ़र भी आरामदेह है और किराया भी कम है। तांगे घोड़े का सफ़र अब सैर की हद तक रह गया था, लेकिन पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस सालों बाद इस कदीमी और सस्ती सवारी का इस्तेमाल आम होने लगा है। राना रियासत अली, 92 न्यूज़, जड़ावाला। क्या बात है, बड़ी बेहतरीन और बिल्कुल, रियासत अच्छी ने तो रिपोर्ट बहुत थी। ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट तैयार की है और हमजा अगर देखा जाए तो पुरानी यादें बचपन की इतनी ताज़ा हो गई हैं इसको देख के और बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, पता नहीं अब हमारे बाद वाली जो नस्ल है 10 साल बाद वाली, उन्होंने पता नहीं तांगे पे सफ़र किया कि नहीं किया, लेकिन बहुत मज़ा आता अब था। करेंगे शायद। चले, वैसे तो जैसे इकरा कह रही थी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मामला ये है कि ये पेट्रोल की वजह से हम इस तरफ ना जा रहे हों। वैसे अगर कोई बच्चे एंजॉय करना चाहते हैं तो लाजमी एनवायरनमेंट तौर पर इसको फ्रेंडली जो है ना माहौल, अगर आपने अगर तुम पेट्रोल महंगा करती जाओगी तो फिर ये कोई अच्छी तजवीज़ नहीं है। खैर, हम आगे चलते हैं। रवा साल अक्टूबर में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 2 अरब 51 करोड़ डॉलर रही हैं, जो पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले में 10.2% ज़्यादा थी। अच्छा, स्टेट बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक माली साल की इब्तदाई 4 महीनों की अगर बात कर ली तो तरसीलात ज़र 11 अरब 60 करोड़ डॉलर रही, जो पिछले साल इसी अरसे से 11.9% से ज़्यादा भी। और 4 माह में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की अगर बात करें तो 2 अरब 70 करोड़ डॉलर्स और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब डॉलर्स भेजे हैं। हाँ जी, और मरकज़ी बैंक के मुताबिक बरतानिया से 1.5 अरब डॉलर और अमेरिका से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर भेजे गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि तरसीलात ज़र कब तक मुल्क की लड़खड़ाती मईशत को सहारा देंगी, और मुआशी सूरत हाल यह है कि जुलाई तक अक्टूबर के अरसे में दरामदात में नुमाया इजाफे ने तिजारती खसारा बढ़ाया हुआ है। बिल्कुल, जिससे रुपए और डॉलर की जो शरह है तबादला पर दबाव पड़ा है और इसका नतीजा बुलंद करंट अकाउंट खसारे की सूरत में निकल रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर शाहिद। अब बताइएगा ज़रा, जिस तरह से अब हमारे सामने आया तरसीलात ज़र की मद में 4 माह के दौरान 10.6 अरब रुपए का आना, आप क्या समझते हैं कितना खुशाइंद है और इसका डॉलर के रेट बढ़ने से कितना ताल्लुक है? देखिए, मैं आपसे पहले ये अर्ज कर दूं कि ये एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि स्टेट बैंक के अगर आप रिपोर्ट निकालें, वो ये कह रहे हैं कि ये कारकुनों की तरसीलात है, लेबर्स की तरसीलात है। खुदा के गजब से डरें, अल्लाह ताला उनकी उसमें बरकत दे। हमारे जो समंदर पार पाकिस्तानी है, लेबर्स हैं, वो हमारा कीमती सरमाया है, लेकिन उनके नाम पर ये खेल हो रहा है। मैं आपको बताऊं, इस हुकूमत के 3 साल 3 महीने में 86 बिलियन डॉलर्स की तरसीलात पाकिस्तान आ गई। 86 अरब डॉलर, ये कोई मामूली रकम नहीं है। 30 अरब डॉलर के खतरे बढ़ गए। कभी किसी ने सोचा ये पैसा कहाँ है? रुपए भी गिर रहे हैं, रिजर्व भी हमारे नहीं है, मांगे तांगे के हैं, तो फिर तिजारती खतरे, तो ये पैसा है क्या? बेसिकली तो मैं आपको बता दूं कि ये कारकुनों की तरसीलात ज्यादा से ज्यादा जो है वो 20 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं है, 85 बिलियन डॉलर, 86 बिलियन डॉलर में से। बिल्कुल बात है। हमने क्या काम किया कि कारकुनों की तरसीलात नाम पे शुरू किया और एक क्लॉज डाल दी 111(4) इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बाहर से जो रेमिटेंसेज आती हैं ये खास अमाउंट से ज्यादा स्टेट बैंक के अलावा कोई नहीं पूछ सकता कि ये यूएई के ड्राइवर ने 1 लाख डॉलर कैसे भेज दिए, वो नहीं पूछ सकते। तो होता ये है कि यहाँ से गैर कानूनी तरीकों से, हुंडी हवाले से और दूसरे तरीकों से पैसा बाहर जाता है, वो फिर यहाँ रेमिटेंसेस के जरिए वापस आ जाता है, जो वाइट हो जाता है। कौमी खजाने में एक पैसा नहीं गया, और ये पैसे, जैसे मैंने 65 अरब डॉलर का बताया कि कारकुनों की तरसीलात 85 बिलियन डॉलर में से ज्यादा नहीं है, उनकी कारकुनों की 20 अरब डॉलर है, तो ये पैसा आ जाता है। लेकिन ये पैसा है कहाँ पे, वो भी मैं आपको बता दूं कि ये पैसा फिर इसका बड़ा हिस्सा वापस चला जाता है पाकिस्तान से।
और कई सौ अरब डॉलर का हमें टैक्सों में नुकसान होता है। मैं साबित कर दूंगा ना आपको। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, वहां पर हुकूमत की जानिब से ये बताया गया कि एक साल में 20 अरब डॉलर की तरसीलात पाकिस्तान आई, 20 अरब। उसी साल लोगों ने, चोरी का भी पैसा था, जायज पैसा भी था, डॉलर मार्केट से खरीदे। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उन्होंने अपने बैरून करेंसी अकाउंट जो पाकिस्तान में बैंकों में उसमें जमा कराए और उनको खरीदी इस पैसे को बाहर भेज दिया। तो 15 अरब डॉलर चला गया। एक तो यह है कि ये पैसा, वरना 110 अरब डॉलर, ये 100 अरब डॉलर कहाँ है। मगर दूसरी बात मैं आपको जो बता दूं, जिसका आपने इशारा किया है कि ये जो 70% में है, इसकी वो 4 ममालिक से आ रही है, सऊदी अरब, कोई अमेरिका, बरतानिया। तो इसमें एक तो झटका लगने का खदशा है ही, जो आपने बताया कि जो अब मुल्क 500 मिलियन के लिए IMF के पीछे भागता है, वहाँ 30 अरब और 30 जो है वो ये 70% 4 ममालिक से आ रही हैं। तो इनमें से अगर FATF का अमेरिका ही इस्तेमाल करे हरबा, और तो सऊदी अरब और UAE से जो है वो 40% से ज्यादा है, वो तो खुदा न खास्ता हमें झटका लग गया तो हम कहाँ जाएंगे। अब किसी ने सोचा है, बरामदात हमारी बढ़ नहीं रही। हमारे बेशतर अशारिये 2018 से खराब हैं, जब उस वक्त मईशत दिवालिया थी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि जरा बैठो तो सही कि भाई शरह नमू जो है आपकी गिर गई, महंगाई बढ़ गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर गया, बजट खसारा बढ़ गया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक्सपोर्ट आपकी बढ़ नहीं रही। रुपए की कदर जो है 3 साल में गिरी है, अगर आपको पता ही होगा ना खुद भी, 52 रुपए फी डॉलर, और मई से अब तक 6 महीने में गिरी है हमारी 24 रुपया, जबकि इससे पहले के 10 साल में गिरी थी 56 रुपीज, यानी 5.5 रुपए साल में। एक हुकूमत की बात नहीं कर, 10 साल, और हमारे 24 रुपए गिर गए 6 महीने में। तो ये जो तमाशा होता है, ये पूरा एक स्कैंडल हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात करें, और कई उन्होंने क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए हैं, और ख़ास तौर पे वो यही कह रहे हैं कि, और दूसरा ये तो रेमिटेंसेस के हवाले से तो पहले ही बहुत ज़्यादा तनकीद ये हो रही थी कि आप कब तक रेमिटेंसेस के ऊपर रिलाई करते रहेंगे, अपने मौशी आशारिये तमाम हमें बेहतर करने ही होंगे। अब ये भी तनकीद हो रही है कि अब फिर से हम वही कि कर्ज़ मिलेगा, और कर्ज़ मिलेगा तो कुछ बेहतरी हो रही होगी, फिर सऊदी अरब ने जो रखने हैं 3 बिलियन डॉलर, उसके बाद कुछ बेहतरी आ रही होगी। लेकिन जो हमारा रुपया डेप्रिशिएट होता जा रहा है, डिवैल्यू होता जा रहा है, उससे बहुत ज़्यादा आम आदमी को यकीनी तौर पर नुकसान पहुंच रहा है। हमजा का देखा जाए तो हमारा जो तिजारती खसारा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पहले के निस्बत अगर हम देख रहे हो। तो अगर हम रेमिटेंसेस पर ही रिलाई कर रहे होंगे तो वो फिर हमारी जो मईशत है वो उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी फ्यूचर में। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, कराची की बात करेंगे। पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जो किसी ज़माने में रोशनियों का शहर कहलाता था। कहते तो आज भी हम यही हैं, लेकिन फिर हमें वहाँ पर रोशनियाँ उस तरह से नज़र नहीं आ रही होती हैं, मसाइल ही मसाइल नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन आजकल के कराची के हालात जब हम देखते हैं तो कचरा कुंडी ख़ास तौर पर इसका मतलब सबसे बड़ा मसला शायद यही है कि जैसे ही आप वहाँ पर कराची में लैंड करें तो आपको सबसे पहले कचरा कुंडी, जगह जगह पे कचरा कुंडी हमें नज़र आ रही होती है। हर पीपल्स पार्टी गुजरे 13 सालों से सूबे के स्याह सफ़ेद की मालिक भी है, मगर सूबाई हुकूमत ने कराची जैसे मेगा सिटी का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। और शहर के अनगिनत मसाइल में से सबसे बड़ा मसला, जैसे हमने पहले भी कहा, कि गंदगी के ढेर हैं। हर तरफ आपको गंदगी के ढेर नज़र आ रहे होते हैं, जिसके खात्मे के लिए सिंध हुकूमत बेशुमार दावे भी कर चुके हैं, लेकिन सूरत हाल हम देख रहे हैं कि जू की तू है। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब जब से एडमिनिस्ट्रेटर कराची के बने हैं, वो कुछ बयानात भी दे रहे हैं, काविशें भी कर रहे हैं, और हमें नज़र भी आ रहे होते हैं कि, और अज़्म का इजहार भी करते हैं कि जी कि अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। एक बार फिर उन्होंने शहर को कचरे से पाक करने का दावा किया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत चाइनीज़ कंपनी जो है वो छांगी कांजी के ज़रिए तमाम ज़िला शरकी की 31 यूसीज़ में घर घर से कचरा उठाने का आगाज़ जो है वो कर चुकी है। अच्छा, इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते उन्होंने कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो शहर की सफाई के लिए अब रवायती तरीके से कचरा उठाने के सिस्टम का खात्मा करके जदीद तर्ज और टेक्नोलॉजी को बुरोए कार लाते हुए शहरियों को रिलीफ फराहम करेगा।
ये सारी सूरत हाल है। हम इसी पर बात करेंगे। कराची से PTI के रुकन असम्बली कीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आलम कीर खान साहब, अगर देखा जाए तो सिंध हुकूमत ने शहर की सफाई का एक नया दावा किया है और आप देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में पूरा होगा, क्योंकि हम देखते आए हैं पहले भी इस तरह के दावे और चीज़ें तो करते हैं, लेकिन उस तरह से हम देखते हैं कि सिंध में अगर देखिए तो जगह जगह कचरा कुंडी और गंदगी है। आज तक वो दावे जो है वो हमें पूरे होते दिखाई नहीं दिए। अब क्या सिचुएशन नज़र आ रही है आपको? देखें, एक तो चीज़ ये कि अब सिर्फ एक फ़र्क जो नज़र आ रहा है, अल्लाह करे कि इनकी ये जो ये अभी करने जा रहे हैं इससे कोई बेहतरी आए, कोई असर आए अवाम की ज़िंदगी में, लेकिन फ़र्क सिर्फ नज़र ये आता है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया ऑप्टिक्स वाली जो सियासत है वो की जा रही है कि दिखाया जाए, नज़र आए, मीडिया प्रोजेक्शंस हो। सिर्फ ये फ़र्क आया है। वजह ये है, देखें, मैं पिछले ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 3 साल हो चुके हैं इसको, चाइनीज़ कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 3 साल से मैं चिल्ला रहा हूं कि भाई जब तक आप डोर टू डोर कलेक्शन नहीं करेंगे कचरे की, यानी घर घर से कचरा खुद नहीं कलेक्ट करेंगे तो कचरा सड़कों पे होगा। यानी ये जितने अब मेरे आपके घर पे प्राइवेटली वो बच्चे आते, वो कचरा उठाते, वो अपनी मर्जी की जगह पर कचरा पलट देते, और पलटते क्यों, उससे गत्ता, प्लास्टिक, मेटल की सॉर्टिंग करते और जाके रिसाइकलिंग के प्राइवेट सेक्टर में जाके बेचते। ये उनका डेली अर्निंग है, उनकी आमदनी है। जब तक आप उसका पैरेलल नहीं खड़ा करेंगे, कचरा सड़कों पे होगा। नंबर 2, जब तक आप कचरा कुंडियां नहीं बनाएंगे गली मोहल्लों में, कचरा जो है वो खाली आज का है, खाली प्लॉट्स पर है, प्ले ग्राउंड्स पर है, पार्क्स में कचरा मौजूद है, सड़क किनारे मौजूद है। जब तक आप उसका बंदोबस्त नहीं करेंगे, ठिकाना नहीं लगाएंगे और प्रॉपर GTS मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि छोटी कचरा कुंडी से कचरा जाता गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस पे, GTS से लैंडफिल पे जाता। इन्होंने उसका कोई बंदोबस्त नहीं किया। लेकिन चले फिर भी अगर ये कचवे की चाल ही चल रहे हैं, मैं फिर भी ऑप्टिमिस्टिक रहता हूं, मैं फिर भी होपफुल रहता हूं कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए। जब हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से चाइनीज कंपनी को पे किया जा रहा है $26 या समथिंग हर टन पे, जो लैंडफिल पे 1 टन का कचरा जाता उस पे $26 पे किया जाता, तो सर्विसेज भी हम वो मांगते जो इनके एग्रीमेंट में मौजूद है। इनके एग्रीमेंट में ये तमाम चीजें मौजूद है। ठीक है आलमगीर खान साहब, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि तब तक मसला हल नहीं हो सकता था जब तक डोर टू डोर कलेक्शन ना हो रही हो। अब मुर्तज़ा वहाब साहब यही कह रहे हैं कि अब डोर टू डोर कलेक्शन की जानिब हम बढ़ रहे हैं। आपके ख्याल में ये फैसला अब खुशाइंद है? चलें, कोशिश तो कर रहे हैं कि जो आप भी चाह रहे थे, क्योंकि आप कराची के मसाइल को बेहतर तरीके से समझते हैं, कुछ फिक्स हो सकेगा इसके बाद? कोई उम्मीद है? चलें, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा इकदाम है, इसमें कोई शक नहीं। चले, देर आए दुरुस्त आए। मैं फिर भी इससे होपफुल हूँ कि इन्होंने ये फैसला तो किया इन्होंने, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अच्छा, इससे पहले भी ये ऐलानात हुए, इससे पहले भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये गाड़ियां लेकर आई है और मीडिया अपीयरेंसेस हुई हैं। लेकिन चले, मैं फिर भी कहता हूं कि ये अच्छा मूव है। और मैं एक और चीज ऐड करूं कि सिर्फ ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या पीपल्स पार्टी भी नहीं है, बल्कि जो 6 कैंटोनमेंट्स हैं कराची में, वहां भी बुरा हाल है और वहां भी इंतजामिया कुछ नहीं कर रही। वहां पे जो है कचरे का निजाम सब कैंटोनमेंट इंतजामिया के पास है और वो भी सारे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। तो उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए और उनका भी इसी तरीके से मीडिया ट्रायल होना चाहिए जैसे इनका है। क्या बात है, दुरुस्त बात है जी। आलमगीर खान साहब, ये भी बताइए, रिवायती तरीके से हटके मुर्तज़ा वहाब साहब अब कुछ चाहते हैं कि कुछ किया जाए। अगर हम रिवायती तरीकों को छोड़ दें, जदीद तरीके क्या हो सकते हैं मज़ीद जो आप बताना चाहेंगे, मशवरा देना चाहेंगे, तजावीज़ देना चाहेंगे कि अगर आप साथ ये भी ऐड ऑन कर लें तो फ़ायदा हो जाएगा? जो कचवे की चाल है वो नहीं रहेगी, कुछ स्पीड जो है वो खरगोश वाली हो जाएगी। देखिए, पहली तो चीज़ ये, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एग्रीमेंट में मौजूद है, जो चाइनीज़ कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ था, उसमें ये सब चीज़ें मौजूद थी कि ये ना सिर्फ कचरा उठाएंगे, कचरे में डिब्रीज मौजूद हैं, कचरे में जो कंस्ट्रक्शन साइट का लेफ्ट ओवर होता वो मौजूद है,
मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं जो इनकी सबकी जिम्मेदारी है। और ये कहते हैं कि नहीं, हमने मखसूस एक किस्म का कचरा जो सिर्फ आप कह लें कि गत्ता प्लास्टिक मेटल की शक्ल में हो, हम सिर्फ वो कचरा उठाएंगे। ये डिब्रीज वगैरह नहीं उठाते, ये कोई दूसरा मलबा नहीं उठाते ये लोग। वो इनको पता नहीं कॉस्टली पड़ता क्या। तो एक तो चीज ये, और दूसरा ये कि अब आगे का प्रोसेस ये होना कि रिसाइकलिंग होनी चाहिए, रिसाइकलिंग प्लांट बनाना चाहिए। देखिए दुनिया भर में कचरे से बिजली पैदा, स्वीडन में कचरे से बिजली पैदा की जा रही, इससे बायोगैस पैदा की जा सकती जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता। तो दुनिया वहां पहुंच गई, तो हमें भी उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और किसी वक्त में लाहौर में एक प्रोजेक्ट भी हुआ था, 160 घरों का कोई पायलट प्रोजेक्ट था बायोगैस का। आज भी पंजाब में जो एग्रीकल्चर, जो इंटीरियर पंजाब है, वहाँ पे काफी लोग एग्रीकल्चर में बायोगैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उससे गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ की जा सकती हैं अगर वेल हो। ठीक है आलमगीर खान साहब, वैसे क्योंकि एक तरफ तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, MNA है, लेकिन हम आपको फिक्स इट के बानी के तौर पर भी देखते हैं। वैसे तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आपसे तजावीज़ मांगेगी नहीं और आपसे मदद नहीं मांगेगी, लेकिन आप चूंकि एक फलाही काम भी कर रहे होते हैं, अगर ये कुछ आपको बेहतर लगती है स्कीम कल को, तो आप खुद जाएंगे, वॉलंटियर करेंगे कि मेरी फिक्स इट की टीम भी आपके साथ काम करेगी? यकीनन हम तो पेश है किसी भी अच्छे इकदाम के लिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम थोड़ा टाइम देते हैं, हम टाइम देते हैं कि इकदाम के नताइज क्या है, हम टाइम देते हैं कि इकदाम के पीछे नियत क्या है। हम फिल फॉर कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेते। लेकिन लेट्स होप, अल्लाह करे कि इससे कोई फ़ायदा हो, और यकीनन अगर कोई अच्छी चीज़ होगी हम उसके साथ खड़े होंगे, उस काम के साथ खड़े होंगे, ना कि क्या बात है, ऐसी सियासत की ज़रूरत है। आलमगीर खान साहब बहुत शुक्रिया, आप सबसे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। और यकीनन ये जो है तामीरी तकरीर, मतलब कि तनकीद होनी चाहिए, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं होती। उन्होंने कहा कि खुशाइंद फैसला है, ये बड़ी अच्छी बात है। और आप ये कर रहे जी फैसला अच्छा है, और ये जो अब करने के ऐलानात हुए हैं ये भी दुरुस्त है। अगर बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट इसको कर लेते हैं तो फायदा होगा। उम्मीद भी करेंगे और दुआ भी करेंगे जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं फिर अपनी तकमील तक भी पहुंचे। और दूसरा ये कि शहरियों का, जो कराची के शहरी हैं, उनको ज़्यादा मसाइल होते हैं कचरे के हवाले से। जगह जगह पे हम देखते हैं कि कचरा रोड्स पर होता है, उससे इतने मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें हो जाएंगी सही, तो फिर कराची की जो आवाम है वो सुख का सांस ले सकेगी। खैर, अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुल्क भर में डेंगू के हमले जारी हैं, और ख़ास तौर पर पंजाब की बात करें तो डेंगू के मज़ीद 103 मरीज़ रिपोर्ट हुए, और इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में भी मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ। जी, महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में डेंगू के मजमूई केसेस की तादाद 21,000 से बढ़ गई है, जबकि अब तक जामबग होने वालों की तादाद 93 हो चुकी है। और पंजाब के तमाम शहरों से डेंगू के मजीद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, हमजा इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पर भी डेंगू के मजीद 12 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मजमूई केसेस की तादाद 4,364 हो गई है। हाँ जी, और खैबर पख्तूनख्वा में भी मजीद 108 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद सूबे में डेंगू के मरीजों की तादाद 9,000 से ज़ायद हो चुकी है। और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि डेंगू से बचाव के लिए 2 वैक्सीन तजुर्बाती मराहिल में है, जिसमें कुछ हद तक कामयाबी भी हुई है। अब डेंगू के हवाले से कुछ अभी वैक्सीन जो है वो आ रही हैं, तो होप तो एक बन गई है कि हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम इस पर भी अच्छे तरीके से वैसे तो ये कहा जाता है कि साइकिल आता है 2 साल बाद आता है तो केसेस बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमने इस दफ़ा देखा है कि कोताहियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं। गफलत की वजह से भी डेंगू केसेस बढ़े हैं, और उसका सारा मलबा कोविड के ऊपर ही डाला जा रहा है कि जी कि कोविड में इतना ज़्यादा फंसे हुए थे कि जी जिसकी वजह से ये हम मतलब टाइम पर कुछ नहीं कर सके, और हालात इतने बेहतर नहीं थे। हमने खुद अपने इलाकों के में भी देखा, सब शिकायत कर रहे थे। अभी भी केसेस आ रहे हैं, इस्लामाबाद और KP में भी केसेस आ रहे हैं। टेम्परेचर के हवाले से भी जिस तरह से बात हो रही थी आ रहे हैं, और ये चीज़ें तो हैं, लेकिन साथ में अभी तक लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि उनके घरों में जबकि ये डेंगू के केसेस आना शुरू तब तक स्प्रे करने वाली टीम्स भी नहीं आई हैं। मतलब वो कोई टीम्स ऐसी नहीं आई कि चेक भी करें जाके उनके घरों में। तो ये सूरत हाल भी अभी भी है कहीं कहीं इलाकों में। मैंने पिछली बार जब हम इस पे बात कर रहे थे, मैंने इकरा को बताया था कि जी कि मेरी तो सोसाइटी के अंदर ऐसा हुआ, तो इकरा ने कहा था कि शायद कुछ केस आए होंगे जिसके बाद उन्होंने आके स्प्रे किया होगा। हाँ, 2-4 केसेस थे, मैंने बाद में जाके पता किया, तो इसी वजह से तो स्प्रे हुआ। उससे पहले स्प्रे के लिए टीम्स नहीं आई थी, लेकिन इस दफ़ा शायद SOPs भी यही हैं
कि जब केसेस निकल रहे होंगे तो फिर जाके वो सर्वेलेंस हो रही होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमजा जिस तरह से कोविड के अंदर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इस टाइम सारी आप कह लें मैन पावर सारी इधर थी, वर्क फोर्स सारी उधर लगी। बिल्कुल, तो वर्क फोर्स सारी जब उधर थी तो फिर इधर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि हम अगर देखा जाए हमारा इतना बड़ा मुल्क है, इसमें सेहत के शोबे के हवाले से हमें बहुत काम करने की भी ज़रूरत है कि अगर खुदा न खास्ता 1 से 2 चीज़ें एक साथ आ जाए तो फिर हम उनको कैसे टैकल कर रहे होंगे। ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना बात सोचने और समझने वाली है, और उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ के काम लेना होगा। ठीक है, इसी पर हम बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद PMA के सदर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, ये जो 2 वैक्सीन का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, सर इस हवाले से हमें कुछ बता दीजिएगा। देखिए कैसी है हमारे यहाँ होता है कि वी आर ऑन द ट्रायल बेसिस। पाकिस्तान के साथ क्या होता है, UHSP है, डॉ ने किए हैं पाकिस्तान में, जैसे आपको पता है कि कोविड की साथ भी हमने यहाँ पे ट्रायल किए थे, एंड दैट वाज द रीजन कि चाइना ने फिर हमें वैक्सीन दे रही थी इसी तरह से। बट इट इज नॉट द ट्रायल कि पाकिस्तान अजूब कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल, या कम से कम मेरी इंफॉर्मेशन में ऐसा कभी तौर पर नहीं है कि पाकिस्तान ने ही कोई डेंगू की खातिर कोई ऐसी वैक्सीन बना ली है कि जिसके लिए ट्रायल चल रहे हो। दीज आर द ट्रायल, यस दिस आई नो कि ट्रायल पाकिस्तान में है, लेकिन ये ट्रायल वो है जो कि बाहर की बनी हुई है तालिबान और पाकिस्तान के साथ। तो दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि थर्ड वर्ल्ड के अंदर जाके ये ट्रायल वगैरह किए जाते हैं पेशेंट के साथ। और कोविड की जैसे वैक्सीन की खातिर, क्योंकि हम सब लोग अब जानते हैं अच्छी तरीके से, अरब ममालिक के अंदर हुआ, पाकिस्तान के अंदर हुआ, अफ्रीका के अंदर हुआ, चाइना के अंदर ट्रायल हुए, हमारे हमसाया मुल्क के अंदर ये ट्रायल, बट डज नॉट मीन बाय दैट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस दिस। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से कर रहे थे, बड़ा अहम मौजू है। आगे बढ़ते हैं जी। एक बड़ी अच्छी खबर पाकिस्तानियों के लिए आई है, सारे खुश हुए। हमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं मिला था तो हम सारे जो थे परेशान थे कि बाबर आजम को क्यों नहीं मिला, लेकिन एक बड़ी बेहतरीन कामयाबी है जी बाबर आजम की। बहुत ही अच्छी कामयाबी है, और ICC ने T20 वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया, और बाबर आजम जो है वो उस टीम के कप्तान बनाए गए हैं। टीम में कप्तान बाबर आजम के अलावा डेविड वार्नर हैं, जोश बटलर हैं, और इनके साथ साथ अगर हम बात करें तो एडन मार्करम भी हैं। हाँ जी, श्रीलंका हैं और श्रीलंका से उनका ताल्लुक है। मोइन अली इंग्लैंड से मौजूद हैं, और हसारंगा की बात कर ली जाए तो इस वक्त वो T20 के नंबर 1 बॉलर हैं, उन स्पिनर हैं, उनका भी ताल्लुक श्रीलंका से, इनको शामिल किया गया है। जबकि एक और स्पिनर एडम जंपा जिनका ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है, उनको शामिल किया गया है। हेजलवुड जिनका ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है, उनको शामिल किया गया। अच्छा, ट्रेंट बोल्ट भी हैं इसके अलावा, और इसके अलावा अगर जो साउथ अफ्रीका से नॉर्जे भी हैं। बिल्कुल, अच्छा हाँ वो भी हैं। और इसके अलावा हमजा एक और बात करें तो टीम का जो 12वां खिलाड़ी है उसके तौर पर शाहीन आफरीदी को भी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल किया गया है। यानी कि पाकिस्तानी 2 खिलाड़ी हैं, और इस 12 रुकनी टीम में कोई भी इंडियन नहीं है। हाँ, इस टीम में इंडियन नहीं है क्योंकि पहले 2 मैच हार गए थे, उसके बाद वो परफॉर्मेंसेस मैटर नहीं कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कप्तान इस टीम के कौन हैं, वो हैं बाबर आजम। जो 2 कप्तान फाइनल खेले हैं, विलियमसन और एरन फिंच, ये दोनों ही टीम का हिस्सा नहीं हैं, और बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है। और इसके ऊपर लिखा गया कि हार्ड लक थी बाबर आजम की कि बाबर आजम सेमीफाइनल हार गए, लेकिन बाबर आजम ने बेहतरीन कप्तानी की है। बड़े क्वेश्चंस उठ रहे थे, हम लोग भी उठा रहे थे कि बाबर आजम की क्या कैप्टेंसी ठीक है या नहीं है, लेकिन उन तमाम चीज़ों का बेहतरीन परफॉर्मेंस से जवाब दिया। और हमजा दूसरा ये कि वो बहुत ही हम्बल रहे इस तमाम टूर्नामेंट में। देखा गया है कि वो उन्होंने बिल्कुल बड़ी इसका कह लें कि आजी के साथ बहुत आजी के साथ उन्होंने कप्तानी की है। उन्होंने ये कोई भी इस तरह से प्राउड मतलब ये होता है ना, गुरूर तकब्बुर, वो वाली चीज़ नहीं। एक वीडियो भी सामने आई थी कि जिस वक्त शादाब उनको कह रहे हैं और हसन उनको कह रहे हैं इंडिया से जीतने के बाद के कप्तान ग्राउंड का चक्कर लगाना है, और बाबर आगे से कह रहे हैं यार दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मतलब कि ये वो चीज़ है। न्यूजीलैंड के मैच के टाइम पे भी ऐसी हुआ था, तो सब लोग मतलब सिक्योरिटी के नारे थे, तो बाबर आजम उनको कह रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं इस तरीके से आप मत करें। तो जी ये अच्छी खबर थी, हमने आप लोगों के साथ शेयर की। अभी एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। सवेरे पाकिस्तान। हम अब बात करेंगे बड़े ही खूबसूरत रिश्ते की, और मेरा ख्याल है कि दुनिया के सब रिश्तों से सबसे ज़्यादा हसीन जो होता है वो यही रिश्ता होता है, माँ और बच्चे का। तो बच्चे जो हैं वो दुनिया में आंखें खोलने के बाद सबसे ज़्यादा जो वक्त गुजारते, सबसे ज़्यादा जो उनकी अट्रैक्शन होती है वो अपनी
वालिदा के साथ हो रही होती है और बड़ा ही खूबसूरत ये रिश्ता होता है। और अमेरिका में हमजा एक रिसर्च हुई है, उसके मुताबिक जब माँ और बच्चे इकट्ठे खेलते हैं तो वो लाशऊरी तौर पर एक दूसरे के इशारों पर रद्द-ए-अमल भी जाहिर कर रहे होते हैं और ये मुस्बत ताल्लुक जो है बच्चे और माँ के दरमियान पैदा हो रहा होता है। हाँ जी, और ये सेहतमंद समाजी और जज्बाती नशोनुमा को भी ये जो ताल्लुक है ये फ़रोग दे रहा होता है। तहकीक जो है उसमें ये भी दरियाफ्त किया गया कि ये ताल्लुक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है। मुहक्किकीन ये बताते हैं कि मजमूई तौर पर जब माँ और बच्चों के दरमियान हम आहंगी रवैयों की सतह पर होती है, यानी कि इकट्ठे काम करते हैं, वक्त गुजारते हैं, मुस्बत असरात शेयर कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, बच्चे की जो जहनी सरगर्मियाँ है वो माँ की मुस्बत जहनी तब्दीलियों को फॉलो करने लग जाती है और फिर एक कनेक्शन इनके दरमियान बढ़ जाता है। अच्छा, इस तहकीक में एक 110 माएँ जो हैं और उनके बच्चों को शामिल किया गया था जिनकी उम्र 3 से 5 साल थी और इस दौरान पता चला ये कि माँ और बच्चे के दरमियान इस तालमेल से होने वाली मुस्बत तब्दीलियाँ दोनों को ही मुआशरे से घुलने मिलने और आगे बढ़ने में मदद फराहम करती हैं। ये सारी इस तहकीक का निचोड़ है कि बच्चे और रिलेशन है वो कितना ज़्यादा बच्चे के लिए फ्यूचर में फ़ायदेमंद होता है। बिल्कुल। अब कुछ क्वेश्चंस ये हैं कि जिस तरह से इकरा ने बड़ा एक बेहतर पॉइंट रेस किया था, वो ये था कि जो वर्किंग मदर्स होती हैं फिर वो तो बच्चों से कुछ टाइम अलहदा रहती हैं, तो क्या वो जो टाइम अलहदा रह रही हैं उससे तो बच्चों की नशोनुमा पर कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा है? ये जानना वर्किंग मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, ये किस उम्र तक ज़रूरी होता है कि बहुत ज़्यादा लगाव रहना चाहिए? और जब कहा जाता है कि माएँ अगर किचन में काम कर रही हैं तो बच्चों से डिस्कशन करती रहें, बातचीत करें, उनको एक्टिविटीज़ में लगाई रखें तो उससे भी बेहतर असरात पड़ते हैं। इस सारी रिसर्च के बारे में हम बात करेंगे। मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर हुमा असलम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, बच्चे का माँ से कनेक्शन होता है ये तो हम सुनते आए हैं, बच्चे को माँ के हाथों का भी पता होता है ये भी हम सुनते आए हैं, लेकिन बच्चे के जहन पर क्या असरात पड़ रहे होते हैं और माँ को कितना वक्त देना चाहिए अपने बच्चे को? माँ की जो अटैचमेंट है बच्चे की नर्चरिंग के लिए, बच्चे की मेंटल ग्रोथ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और शुरू के जो 5 साल हैं ये बहुत क्रिटिकल होते हैं क्योंकि इसमें जो सारी नेटवर्किंग है, सारे कनेक्शन हैं वो इन 5 सालों में बन रहे होते हैं। बच्चे की पर्सनालिटी किस तरह की बनेगी, बच्चा बड़ा होके किस तरह की पर्सनालिटी लेके बड़ा होगा, ये सब इन्हीं 5 सालों में बन रहा होता है। सो उस टाइम में एक अच्छा टाइम देना, उसमें वही बात कि प्रोडक्टिव टाइम देना, ये नहीं कि आप बच्चे के सामने हर वक्त हैं, ये ज़रूरी नहीं है। बच्चे को 24 घंटों में 1 घंटा भी आप प्रोडक्टिव दे देते हैं वो मोर देन एनफ है। प्रोडक्टिव क्या है? कि उससे बातचीत करनी है आपने। आपने कहा आप वही बात अभी जैसे किचन में है, अगर मदर बिजी है वो बच्चे से थोड़े बहुत, अब खेलने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसके साथ बैठ के प्रॉपर खेलना है, आप किसी भी चीज़ में उसको एंगेज रख सकते हैं। जैसे आप कुकिंग कर रहे हैं तो ये पकड़ा दो, ये बर्तन पकड़ा दो और उस पर उसको अप्रिशिएट करें, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा किया आपने। छोटी छोटी चीज़ें जो आपने उनकी सेल्फ स्टीम को बिल्ड करना है, छोटे छोटे आपके जुमले बहुत मैटर करते हैं। फिर बच्चों के लिए इस उम्र में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उनके साथ फिजिकल कनेक्शन। आप हर माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, लेकिन ये शो करना है बच्चे को, बच्चे को बार बार हग करना है, बच्चे को बार बार चूमना, ये उसमें एक केमिकल रिलीज करता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं और वो माँ में भी रिलीज होता है। सो इट्स बोथ वेज। जो भी फिजिकल कनेक्शन है उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ये नर्चरिंग में बहुत हेल्प करता है, ये कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करता है, सोशल कनेक्शन में बहुत हेल्प करता है। बच्चे के साथ जो आपका रिलेशनशिप है ये बच्चा उसी तरह दुनिया को देखता है। अगर आप उसको सिक्योर अटैचमेंट देंगे, उसे लगेगा वो उस पर ट्रस्ट किया जा रहा है, वो सेफ है, तो यही चीज़ वो दुनिया के बारे में समझेगा। वो समझेगा कि दुनिया उस पर ट्रस्ट करती है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसकी बात सुनी जाती है, उसकी बात को वैल्यू किया जाता है। और अगर यही चीज़ें ना मिलें तो उसकी एस्टीम ख़राब हो जाती है, इंटेलिजेंस पे बहुत इफेक्ट होता है, क्रिएटिव थिंकिंग उसकी इफेक्ट होती है, सोचने समझने की सलाहियतें इफेक्ट होती हैं। ये बच्चे जब बड़े होते हैं इनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल किड्स जिनको सिक्योर अटैचमेंट मिली है। फिर इनमें फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मसाइल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनको अटैचमेंट बचपन में माँ की प्रॉपर नहीं मिली हुई। सो माँ की प्रॉपर अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्योंकि मैं बार बार माँ कह रही हूँ, यहाँ पे वैसे नॉर्मली प्राइमरी केयर गिवर होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि माँ ही हो, सम टाइम ये बाप भी हो सकता है, सम टाइम ये दादी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। लेकिन एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, उसकी बात सुनने के लिए होना चाहिए, उसको ये एहसास दिलाने के लिए होना चाहिए कि वो सेफ है एनवायरनमेंट में। और ये बहुत ज़रूरी है। इनिशियल 5 years आर वेरी क्रिटिकल फॉर अ चाइल्ड डेवलपमेंट।
अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ मदर्स वगैरह हमने ऐसे भी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे जो कि बच्चों पे शाउट कर रही होती है। अगर हम यही एज ग्रुप ले लें 2 से 5 साल का, इस दौरान में बच्चे को समझ लग रही होती है कि उसकी माँ उस पर चीख रही है, चिल्ला रही है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है और आगे से उसको रिएक्ट फिर वो जब कर रहा होता है तो कि उससे कितना ज़्यादा उसके ऊपर फ्यूचर में मसाइल पैदा बच्चा बहुत अच्छी तरह समझ रहा होता है और 3-4 साल का बच्चा बहुत अच्छे से समझ रहा होता है कि शाउट करे। अच्छा, अगर आप बच्चे से शाउट करके बात मनवा रहे हैं ना, तो बच्चा क्या एक्सपेक्ट करता है कि बात मनवाने का तरीका ही ये है। सो वो भी इरिटेबल होता है, वो भी टैंट्रम शो करता है, वो भी अपनी बात फिर उसी तरह मनवाता है कि वो भी चीज़ें तोड़ेगा या शाउट करेगा, वो अपनी एग्रेशन कहीं ना कहीं निकालता है। तो वो एग्रेशन कहाँ से आ रही है, वो आप उसमें एग्रेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो बच्चे से मनवाने का देयर बेटर वेज टू गेट किड्स कन्विंस्ड। आप अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा, आप उसको थोड़ा सा प्यार से, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आप मेरी बात मानते हो, आपके जुमले बहुत मैटर करते हैं बच्चे के कॉन्फिडेंस के लिए, बच्चे की सेल्फ इस्टीम के लिए। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा हर काम बहुत अच्छे से करता है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊँगी बच्चों के बारे में कि आप जो बच्चे से बिहेवियर लेना चाहते हैं ना, वो कहना शुरू कर दें उसे। अच्छा। क्योंकि समटाइम हम ये कहते हैं कि ये तो मेरा बेटा तो, इवन गैदरिंग्स में मेरा बेटा तो बहुत तंग करता है, बात ही नहीं सुनता किसी की। अब बच्चा जो है ना, क्यों चाहे वो 10 बातें आप कह रहे हैं उसमें से 8 नहीं सुनता, 2 सुनता भी होगा, तो बच्चा क्या कहता है कि अच्छा मेरे बारे में तो यही बातें कही जा रही हैं, तो बच्चा वैसा ही करना शुरू कर देता है और बच्चा फिर आपकी मजीद बात भी नहीं सुनता। तो जो आपको बिहेवियर, रिक्वायर्ड बिहेवियर है, डिज़ायर्ड बिहेवियर है, वही उसके सामने कहना शुरू कर दें कि आप बहुत अच्छे हो, ये तो बहुत अच्छा काम करता है, ये स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इससे बहुत चेंजेस आती हैं बच्चे के बिहेवियर में। आप जो कह रहे होते हैं ना, बच्चा वो करता है फिर, तो आप उसके बारे में अगर पॉजिटिव बात कहेंगे तो वो वैसा ही करेगा। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो 3 से 5 साल के बच्चे हो गए या 2 से 5 साल के बच्चे हो गए। हम नौमौलूद का जिक्र करते हैं कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, क्या और उसके बाद उसकी अटैचमेंट होती है, वो बच्चा बोल नहीं रहा, वो बच्चा सोया हुआ है, हमें ज़्यादा मतलब तकरीबन 3 माह तक ये लग रहा होता है, क्या तब भी बच्चा सुन रहा होता है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और वो जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी उस पर असरअंदाज हो रहा होता है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा था। और बच्चे की ना एक इन्नेट डिज़ायर होती है, पैदाइशी तौर पे जो बच्चे को एक अटैचमेंट मिले, ठीक है, माँ से अटैचमेंट मिले, तो उसमें उस टाइम पे फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। और उसमें भी सराउंडिंग का अगर आपका आपस का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ये बच्चे पे उस टाइम भी असरअंदाज हो रहा होता है। तो यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि माँओं को अपनी मेंटल हेल्थ का और अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर माँ फ्रस्ट्रेट होती है, वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकलती है और वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी को डैमेज करना शुरू कर देती है। तो अगर कुछ इस तरह के मसाइल हैं, रिलेशनशिप के कुछ इश्यूज़ हैं, तो उनको बच्चों के लिए रिजॉल्व किया जाए। और अक्सर मैंने ये भी देखा है अपने बहुत ज़्यादा कि पेरेंट्स बच्चों की खातिर अपना रिलेशनशिप तो मेनटेन किए रखते हैं, लेकिन वो इतनी लड़ाइयाँ, इतने मसले मसाइल, जिसकी वजह से बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है नेगेटिवली। तो अगर आपने बच्चों के लिए अपना रिलेशनशिप रखना है तो उसको अच्छे तरीके से रखें, वरना ये फ़ायदे की बजाय आप उसका मज़ीद नुकसान कर रहे हैं। जो लड़ाइयाँ झगड़े पेरेंट्स के दरमियान होती हैं, जो फैमिली क्लैशेस होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनका बच्चों पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है और वो राइट आफ्टर द बर्थ स्टार्ट हो जाता है। इवन कुछ रिसर्चेस तो ये कहती हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी पर्सनालिटी तभी से बनना शुरू हो जाती है, तभी भी उसको सराउंडिंग के इवेंट्स इफेक्ट कर रहे होते थ्रू हिज और हर मदर। तो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है इसका। यानी कि पेरेंट्स को शुरू से ही अपने भी रिलेशन को बेहतर रखना चाहिए और बच्चों के साथ जिस तरह से बात करेंगे, जिस तरह आप चाहते हैं कि बच्चा बिहेव करे, उसी तरह से फिर आप उनसे बात भी करें और एग्जैक्टली बी अ रोल मॉडल फॉर योर किड्स। उनके साथ टाइम स्पेंड करें, कम्युनिकेट करें, उनको अप्रिशिएट करें बहुत ज़्यादा। जो बिहेवियर आप चाहते हैं ना बच्चे से, उसी बारे में उसको अप्रिशिएट करना शुरू करें कि आप तो ये चीज़ बहुत अच्छे से करते हो, आपने तो टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लिए। हम भी पेरेंट्स हम लोग को भी ये चीज़ें करना है जो है वो ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा साहिबा, आप सुपर पाकिस्तान का हिस्सा बनी है और हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आज के दौर में डिजिटल टेक्नोलॉजी के बगैर मुआशी खुद मुख्तारी नामुमकिन है। हाँ जी, क्योंकि नौजवानों को रोज़गार के आसान और तेज़ मौके डिजिटल इंडस्ट्री की प्रमोशन से ही मुमकिन है। नौजवानों की सलाहियतों को सामने लाने के लिए डिजिटल यूथ समिट का इनेकाद पेशावर में किया गया और इसमें ई-कॉमर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मुतालिक 12 स्टॉल्स भी लगाए गए थे। इस समिट में शरीक बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने शुरका को IT से मुतालिक मालूमात फराहम की और यूथ समिट के आखिरी रोज़ गलत मालूमात के तबादले के खिलाफ जंग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म तक रसाई देने का आज़म भी किया। असद उमर साहब ने एक ख़ास बात की है जिस हवाले से हम भी आज ये बात करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी कि पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स दुनिया की 5वीं बड़ी कम्युनिटी हैं और इस इनकलाब की क़यादत
नौजवान ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बरामदात में एक बड़ा हिस्सा हमारे फ्रीलांसर्स का है, नौजवान है फ्रीलांसर्स का हम जिक्र भी करते रहते हैं। ऐसे ही एक नौजवान फ्रीलांसर अली इकबाल हमारे साथ मौजूद है। इनके बारे में ये भी मैंने कि ये यूईटी से इन्होंने इंजीनियरिंग की लेकिन बन फ्रीलांसर के, ये भी हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक ठाक। अच्छा अली, ये फ्रीलांसर्स के हवाले से जो असद उमर साहब कह रहे हैं कि एक बड़ी बेहतरीन कम्युनिटी बन गई है और दुनिया में पाकिस्तानी जो फ्रीलांसर्स हैं उनको बहुत बेहतर नज़र से देखा जाता है, बात कितनी दुरुस्त है और पोटेंशियल मज़ीद कितना है? बिल्कुल उनकी बात बहुत दुरुस्त है। पाकिस्तान जो है फ्रीलांसिंग की इस कम्युनिटी में इंडिया और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया है और पाकिस्तान जो है ये बहुत अच्छा इसके अंदर ग्रो कर रहा है। जैसे कि हमारी जो 63% पॉपुलेशन है वो जो उनकी एज है वो बिलो देन 25 है। तो वो जो है वो इस जो फ्रीलांसिंग के जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं फाइवर, अपवर्क, इनके ऊपर जाके अपनी स्किल्स को बेच रहे हैं, अपनी स्किल्स को मज़ीद पॉलिश कर रहे हैं और एक अच्छा रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। स्किल्स अच्छी हैं पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की या सस्ती हैं? नहीं, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की स्किल्स भी अच्छी हैं और सस्ती तो नहीं आप कह सकते इस लिहाज से, क्योंकि वो जिस तरह से आप अपनी स्किल सेट करते हो उसी तरह से आप एक अपना प्राइस पैकेज सेट करते हो कि आप इस प्राइस पैकेज पे जाके ये अपनी स्किल को सेल कर रहे हैं। तो जो हमारा जो हम जो सेल कर रहे हैं, एक तो हम उनसे रिटर्न जो ले रहे हैं वो हम डॉलर की मद में ले रहे हैं। तो जब वो हमें वो $10 या $20 या $30 की मद में हमें एक प्रोजेक्ट डेली बेस पे हमें डिलीवर कर रहे हैं या हमें दे रहे हैं, तो हम जब उनको डिलीवर कर रहे होते हैं तो वो हमें इन रिटर्न जब हमारी करेंसी के अंदर जब रिटर्न आता है तो वो एक अच्छी अमाउंट होती है, हेल्दी अमाउंट होती है। तो वो जो है वो आप अगर हमारी जो बेसिक सैलरी पैकेजेस देखें आजकल के नौजवानों के जो इस एज में काम कर रहे हैं वो उसके हिसाब से तो कहीं ज़्यादा है। जहाँ पे वो मंथली 40 to 50,000 अर्न कर रहे हैं, अगर वो डेली का कोई 1 से 2 प्रोजेक्ट यूँ करते हैं $20, $30, $50 या आपके पास कोई परमानेंट क्लाइंट मिल जाता है आपको जो वो मंथली बेसिस पे $300-400 इस तरह से आपके साथ उसकी एक परमानेंट जो है वो एक पार्टनरशिप हो जाती है, तो इससे वो एक अच्छा रेवेन्यू आपको पाकिस्तानी करेंसी की मद में पे कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा अली, हमें ये भी बताइएगा कि अब जिस तरह से अब इसको 5वीं बड़ी कम्युनिटी का करार भी दिया गया, इसको हमें मज़ीद स्टेबल करना और मज़ीद ग्रो करना है, तो कौन से ऐसे हमें इकदाम हैं जो कि फौरी उठाने होंगे? एक तो हमारा जो फ्रीलांसिंग के जो हमारे इश्यूज़ आते हैं, बेसिक इश्यूज़, तो हमें बैंकिंग इश्यूज़ आते हैं कि जब हम बैंक्स की तरफ जाते हैं तो जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मेरे एक बैंक वालों से बात हो रही थी तो मैंने उनसे अकाउंट ओपनिंग के हवाले से बात की, तो वो हमसे जो है वो प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत मांगते हैं। इनके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है कि ईज़ी टू वे हो कि हमारी जो रेमिटेंसीज दूसरी कंट्री से हम मंगवा रहे हैं वो हमारी करेंसी को भी तो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज कर रही हैं, हम जो डॉलर की मद में वहाँ से मंगवा रहे हैं। तो उसके हवाले से गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें स्टेप्स जो है वो इन तरफ लें ताकि ये है कि हम आसानियाँ पैदा हो सकें और हम जो है इंटरनेट कनेक्शन जो है हम अभी 4G पे हैं, तो हमें अब दुनिया तो 5G पे पहुंच चुकी है, तो हमें इस इंटरनेट कनेक्शन को भी अपना बेहतर करना चाहिए कि जैसे हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं वहाँ पे हमें जब हम कोई सैर व तफरीह के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन के बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। तो ये वाले मसाइल हैं जो इनको मद्देनजर रखना चाहिए। पे चले गए मोटरवे पे सफ़र कर रहे हो तो फिर इतने ज़्यादा मसाइल आ जाते हैं। क्लाइंट के साथ आपकी जो है वो बातचीत जो है वो उस तरह से नहीं हो पाती क्योंकि इस तरह से उनको ये बात समझ नहीं आती होगी गोरों को कि इंटरनेट का इशू कैसे, ये तो बहाने कर रहे हैं। ये तो आप वो तो माउंटेन्स में भी बैठे हमारे साथ बातचीत कर रहे होते हैं। अच्छा अली, ये हमें बताएं कि अब थोड़ा सा ये तो बात इसके ऊपर हो गई, कुछ हमें नौजवान देख रहे हैं जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं कि फ्रीलांसर कौन बन सकता है? आपने इंजीनियरिंग की यूईटी से और आप फ्रीलांसर बन गए, ये क्या वजह थी और कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते? जैसे कि मैंने 2019 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद उससे पहले भी मैं अपनी इंजीनियरिंग के दौरान भी अपना जो एक्सपेंसेस थे वो फ्रीलांसिंग के ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते करते मैं इनको के साथ साथ अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर रहा था। 2019 के बाद मैंने कुछ ऐसा जॉब की तो मैंने अपनी जॉब से ये एक जो सैलरी देखी और जो अपने प्रोजेक्ट्स की जो इनकम देखी तो मैंने उससे अंदाज़ा लगाया कि इससे बेहतर है कि मैं अपना ये
वर्क एज इंडिपेंडेंटली कर लूँ। इसके अंदर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर करते हैं और इसके बाद आप इंडिविजुअल से आप एक कंपनी या एजेंसी के सेटअप के तौर पे इसको स्टार्टअप के तौर पे ले सकते हैं। तो फिर मैंने ये जो है वो इसको 2019 के बाद इसको फुल टाइम जो है फ्रीलांसिंग को ज्वाइन कर लिया, लॉकडाउन के आसपास। लॉकडाउन के आसपास तो फिर मैंने इसके ऊपर जो है अपना इसको एक स्टार्टअप के तौर पे लिया। इसके साथ मैंने एक लाहौर के अंदर अपना एक स्टार्टअप शुरू किया। अच्छा, माशाल्लाह। तो वहाँ पे अब हम जो है ये फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग्स भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो जहाँ पे हम स्किल्स भी सिखा रहे हैं और इसके साथ साथ मैंने हाफिज़ अहमद साहब से ट्रेनिंग ली थी अमेज़ॉन की, तो उनसे भी हमने उनके ट्रेनिंग से काफ़ी सीखा है कुछ। तो इस तरह से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं। अमेज़ॉन एक्सपर्ट जो हैं हाफिज़ साहब, वो चूँकि आते रहे हैं यहाँ पर एज एन एक्सपर्ट, वो तो कहते हैं कि जी कि $1000 कमाना कोई मसला ही नहीं है फ्रीलांसर्स के लिए। बात दुरुस्त है? हम जरा कंफर्म कर रहे हैं बात। ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। 1,70,000 रुपया पाकिस्तानी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो इससे भी कहीं ज़्यादा को टच किया हुआ है। माशाल्लाह। मैंने तो मंथली जो है $3,000-4,000 को भी टच किया हुआ है। तो ये आपकी जो इनकम है ये तो आप एक्सपेक्टेशन से भी बढ़ के कर सकते हैं। ये आपके अपने पोटेंशियल पे है कि आप कितना टाइम इसके अंदर सर्व करते हैं, कौन सी स्किल सर्व करते हैं। तो ये जो फ्रीलांसिंग को एक पहाड़ या कोई इसके अंदर वो समझते हैं लोग कि ये बहुत मुश्किल है, तो ये बहुत आसान है। कोई भी बंदा जिसको कंप्यूटिंग आसान कैसे है? ट्रेनिंग इसकी आसान है? ट्रेनिंग में कितना टाइम लगता है एक इंसान को जो मतलब जीरो से जिसने स्टार्टिंग से पता ही नहीं है इसलिए? और जो आपने ट्रेनिंग ली उस हवाले से मैं बताएं फ़ायदा क्या हुआ? हाँ, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो आपने जो ट्रेनिंग्स लेनी है वो इसके हवाले से आपको हार्डली 2 से 3 वीक्स की ट्रेनिंग है। अच्छा, ठीक है। उसके अंदर आपको फाइवर अपवर्क के बेसिक नॉलेज दे दिया जाता है। स्किल्स आपकी हैं जिनको आपने सेल करना है। ठीक है। तो जो स्किलफुल लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो जाएं अपने जो प्राइमरी सोर्सेज हैं जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ इसको सेकेंडरी सोर्स बना के भी यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि वो एक अच्छा यहाँ से भी अर्न कर सकें। और दूसरा ये जो हमने अमेज़ॉन की ट्रेनिंग जो ली वहाँ से, उससे हमें ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि हमें परमानेंट क्लाइंट मिले जिनके साथ मिलके हम अब पार्टनरशिप बेसिस पे काम कर रहे हैं। और दूसरा वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि हम और से और पाकिस्तान में स्टार्टअप्स बनाएं। जैसे कि जहाँ से आपने ट्रेनिंग ली वो आपको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो हमारे आमतौर पर वैसे ना माजरत वो ये भी शिकायतें आ रही होती हैं कि जी कि वो जो ट्रेनर्स होते हैं वो बाद में छोड़ देते हैं। हाँ। ऐसा है कुछ? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सपोर्टिव हैं। हमारी ये जो कम्युनिटी है फ्रीलांसिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, ये सारी जो कम्युनिटी है वो सारा बहुत सपोर्टिव है। क्योंकि हम इस जो डिजिटल मार्केटिंग की ये फील्ड है इसके अंदर अभी ग्रो कर रहे हैं। तो हमें सबको एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो ये लोग शिकवा करते हैं, मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो हमें खुद कितना सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा हमारे जो क्लाइंट हैं गोरे, वो भी हमें इस चीज़ के अंदर बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि हम और से और। ठीक है अली, आखिर में हमने आपसे पूछना, चूंकि आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर बेचारे बहुत मीम्स बनाते रहते हैं कि जी कि हम लोग तो बस सैचुरेशन इतनी हो गई है कि नौकरियां नहीं मिल रही। उनको क्या मैसेज देंगे कि क्या और भी जहान है, अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली तो कुछ और कर सकते हैं? बिल्कुल। देखें, अब आपने एक इंजीनियरिंग की फील्ड को ज्वाइन किया है तो सबसे पहले तो मेरा ये एक उनको मशवरा है कि आप जिस फील्ड के अंदर ज्वाइन करते हो उस फील्ड को आप उसके अंदर स्किल सीखें। और जो स्किल सीखें वो इतनी पॉलिश स्किल हो कि आप उसको इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके बिल्कुल। ठीक है अली इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आप मेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने जी। ये देखें टैलेंट मौजूद है और आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं फ्रीलांसिंग करके। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।